एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो, आप सबका स्वागत है। सर किस चीज में स्वागत कर रहे हो? मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका इतने प्यारे से रिविजन्स के अंदर, जिसका नाम होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की रिवीजन। हम सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो सर, रिवीजन से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। सर, क्या स्कोप? अब हमारे स्कोप के अंदर क्या आता है, हम रिवीजन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है। रिवीजन का मतलब, जो मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मैं आपको ये जो वीडियो रिकॉर्ड करके दूं चैप्टर नंबर 1 की, ये इतनी वीडियो हो कि इसके अंदर आपको जितना पढ़ना है उतना आप पढ़ लें, जितने क्वेश्चंस देखने उतने क्वेश्चंस आप देख लें। इसके बाद एक्स्ट्रा आपको अपने पास से मेहनत ना करनी पड़े, अदर देन सिर्फ एक बार जाना है मेरी वीडियो के बाद, जब भी आपको मौका मिले आपने इस चैप्टर को एक बार अपनी आंखों के आगे से सिर्फ निकाल लेना है। अदरवाइज मैं सारा का सारा चैप्टर्स प्लस उसके अच्छे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, जो आरटीपी एमटीपी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम मतलब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक साथ में कवर करने वाले हैं। जो पिछला 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें हम जितना भी कुछ होगा स्कोप में हम सब कवर कर लेंगे, सो दैट हम पूरे के पूरे तरीके से तैयार हो जाएं हमारे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, सारे पॉइंट्स बताता चलूंगा। हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, आंसर को कैसे लिखना है, कौन सा आंसर के अंदर लाइन बनाने में हेल्प करेगा, कौन से को नहीं लिखना है, किसको अवॉइड कर सकते हैं, किसको छोड़ने का ऑप्शन है, किसको ज्यादा ज्यादा देर नहीं देखना है, किसको एबीसी एनालिसिस में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सारी बातें मेरे साथ साथ कवर हो जाएंगी। पर एक बात ध्यान रखना, सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि मैं जब भी जिस भी चीज को जिस भी तरीके से लिंक करूंगा या बोलूंगा, वो आपको वैसे ही फॉलो करना है। उसका रीजन आपको समझ आ जाएगा जब मैं अभी आगे रिवीजन में चलूंगा। क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चंस के अंदर जब आंसर की प्रेजेंटेशन होती है तो उसका जो एक फ्लो होता है, ट्राई करूंगा कि मैं उसी फ्लो में आपको वो कांसेप्ट भी रिवाइज कराऊं, ताकि आपका भी वही फ्लो बन जाए और आप पेपर में डायरेक्टली उसको वैसे भी लिखो। ठीक है, तो इसी वजह से आपको मेरे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि अगर मैंने किसी टॉपिक के साथ में कुछ बोला है, तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि मैं समझा रहा हूं, इसका मतलब है कि वो पेपर में किसी ना किसी क्वेश्चन में उस तरीके से प्रेजेंट किया गया होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना है, सुनना है, और जो जो मैं जिस-जिस तरह से जहाँ-जहाँ जाऊँगा, आपने अपने नोटबुक में, अगर आपके पास मेरे वाली बुक है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो जोन से भी आपके पास नोट्स आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर वैसे लिंक बनाते चलना है, ताकि आप लास्ट टाइम जब खुद से पढ़ रहे होगे तो उसी तरीके से पढ़ना, ताकि आपको पेपर में अलग से कुछ लिखने के लिए प्रिपेयर ना करना पड़े, आपका फ्लो वैसे ही तैयार हो। क्या मेरी बात क्लियर है? सर, क्लियर है? कर दें शुरू? सर, कर दो शुरू, सर करा ही दो, आज चलो आ जाओ। तो चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं सर। ये हमारी बुक, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बारी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लीजिए। और सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वासुदेवाय आपसे, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनमें से किसी का भी इंटर रुकना नहीं चाहिए। जनवरी अटेम्प्ट जो इनका आने वाला है, इसमें इनका बेड़ा पार कर दो। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। सो आपको लोगों का स्वागत है, वेलकम टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। आ जाइए, जल्दी से शुरू करेंगे। जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद उसके ऊपर टाइम दूंगा, उसको क्वेश्चन को लेके जाऊंगा, करवाऊंगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, मेरे साथ साथ सिर्फ चलना है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा सिर्फ समझाने वाली बात है, सुनते चलो और भूलते चलो। सर, भूलते चलो? हाँ हाँ, भूलते चलो। तुम इतना सारा कुछ कैसे याद रखोगे? बहुत कुछ है याद रखने को। चलो जी सर, क्वेश्चन आता है। पहले बात, अगर हमें समझना पड़ेगा टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत चांसेस नहीं है कि पेपर के अंदर आएगा। क्या सर, मैनेजमेंट क्या होती है, व्हाट इज मैनेजमेंट? तो बहुत सिंपल सी हमने बात करी थी। क्या एक इसका नाम जो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्या सर, इसको हेड होंको ग्रुप के नाम से जाना जाता है। मैनेजमेंट कौन सी होती है? हेड होंको ग्रुप होता है। कहीं ना कहीं जैसे बोला जाता है कि इमेजिन कंपनी अगर बॉडी है तो मैनेजमेंट क्या होगा? उसका ब्रेन और उसका नर्वस सिस्टम का काम करता है। मतलब बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम कौन करता है? सर, मैनेजमेंट करती है। वो किससे रिलेटेड हो सकती है? सर, यहाँ पे चार बातें हैं। वो पीपल से रिलेटेड हो सकती है, वो मनी से रिलेटेड हो सकती है, मटेरियल से रिलेटेड हो सकती है, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है। बेसिकली एक कंपनी के अंदर ये चार फैक्टर्स को, जितने भी इसके एक्शंस होंगे, जो भी इसको लोग करने वाले हैं, वो सारे के सारे मिला के क्या बनाते हैं सर? मैनेजमेंट बनाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या हो गया? हमारा ब्रेन हो गया, जो गैदर एंड इंटीग्रेट करता है रिसोर्सेज। अगर आपको डेफिनेशन लिखने की आएगी, यही लिखना है जो मैं भी बता रहा हूँ, कि इसके अंदर ये ब्रेन होता है, एक्शंस होता है, किन चार बातों के लिए? इन बातों के लिए। उसके अंदर क्या होता है कि गैदर करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं किसको? रिसोर्सेज को। उसके बाद मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना किसको? स्टाफ को। मैंने याद है, मैंने अपने कब हम क्लासेस में पढ़ा था, जो मेरे बच्चे उनको याद होगा, कि किसको डायरेक्ट करते हैं हम? स्टाफ को डायरेक्ट करते हैं, और लास्ट में उनको कंट्रोल करते हैं, कि अ सेट ऑफ कनेक्टेड एक्शंस, की वो जो भी एक्शंस ले रहे होंगे हम उन सबको क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे, और ताकि हमारा क्या हो जाए, हम अचीव कर पाए हमारा कंपनी का गोल। क्या मेरी बात क्लियर है? सर, क्लियर है? तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या लिख देंगे? बिल्कुल सी। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखने के बहुत सारे तरीके बताए थे। कैसे? आप इसे भी लिख सकते हो कि एक हेड होंगो ग्रुप होता है,
बिल्कुल सर, ये क्या करता है इसके अंदर सेपरेट बिट्स होती हैं इन चारों की, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और उसके बाद ये सेट ऑफ एक्शंस होता है इसके अंदर, बिल्कुल वही वाले एक्शन कौन से डायरेक्ट करना, पीपल को ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, स्टाफ को, ठीक है ना, सारा कुछ कंट्रोल करना, वही वाली बात है बिल्कुल। मेकिंग थिंग्स हैपन, मैनेजमेंट का काम होता है कि चीजों को करना, मेकिंग थिंग्स उनको करना, लीड पीपल टुवर्ड्स द गोल। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन अ नटशेल पूरी की पूरी डेफिनेशन है कि क्या, कि हम अगेंस्ट द कंपटीटर क्या करना चाहते हैं, सक्सीड करना चाहते हैं, हम अपना गोल को क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। पूरी की पूरी डेफिनेशन आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वट एवर यू फील राइट, दोनों डेफिनेशंस बिल्कुल सही होंगी। ठीक है, चलो जी। क्या सर बहुत याद रखना है? नहीं जी, यहाँ से कुछ याद रखने वाला नहीं है, बेसिक बेसिक वर्ड्स याद रखने हैं, ताकि अगर कुछ बाय चांस आ गया, मैनेजमेंट पूछ लिया, तो आप लोग लिख सको। सर उसके बाद आता है क्या, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, रोल्स एंड फंक्शंस। तो सिंपल सा पहला क्वेश्चन कांसेप्ट आता है सर, कौन सा वाला, पहला मार्क करेंगे ये वाला, आया नहीं है पेपर में, आने के चांसेस भी बिल्कुल कम है, इसलिए ये सी एनालिसिस में चला जाता है। ठीक है सर, यहाँ पे लिख दो सी एनालिसिस। ठीक है सर, तो क्या हो गया, मैनेजमेंट रोल फंक्शन। लेकिन इसको सी एनालिसिस में लिख रहा हूँ, इसको करा क्यों रहा हूँ, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। हर चीज मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, ये आपको एंड तक पता लग जाएगा। ठीक है सर। सर अब दोबारा दोबारा मत बताओ, अब कर दो शुरू। ठीक है सर, मैनेजमेंट के रूल्स एंड फंक्शन हमने कैसे पढ़े थे कि हम रोल से क्या उठाते हैं, आर और एल, और फंक्शन से क्या उठाते हैं, एफ और सी। सिंपल सी बात है, हमने ऐसे बात करी थी, हमने चार बातें याद रखनी है। मैनेजमेंट से क्या याद रखना है, आर और उसका एल। फंक्शन से क्या याद रखना है, एफ और उसका सी। सर ठीक है सर, आर से क्या याद रखेंगे, हम जल्दी से बता दो सर। आर से याद रखेंगे रिसोर्सेज को, कि मैनेजमेंट का काम होता है इंटीग्रेट करना सारे के सारे रिसोर्सेज को, कि वो अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी पे यूज हो, ताकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। बिल्कुल सर, ठीक बात है। उसका एल से क्या आती है हमारे पास, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप। मैनेजमेंट क्या होती है, की होती है, ब्रेन होता है, तो वो क्या करता है, लीडरशिप उसके अंदर आती है, कि वो लीडरशिप क्वालिटीज जितनी भी होंगी, लीडरशिप क्वालिटीज, क्योंकि आपने अपना जब क्या करना है, अचीव करना ऑब्जेक्टिव, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करती है, एज अ ग्रुप लीड करती है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है सर, एफ से क्या था हमारा, एफ से फंक्शन है, तो फंक्शनली पॉइंट था कि फंक्शनल प्रोसेसेस सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, वो सारी की सारी बातें वही है, डेफिनेशन से ही रोल्स और फंक्शंस बनते हैं। और लास्ट क्या है, सी। सी सबसे इंपॉर्टेंट वाला इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये चेंज अडेप्शन की बात करता है, कि मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज फंक्शनल लेवल वाले लोगों को करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैनेजमेंट का काम होता है कि अपनी ये जो लीडरशिप क्वालिटीज इनको यूज करके कहीं ना कहीं चेंज को क्या करते हैं, फंक्शनल करते हैं, कि चेंज यूजुअली इजीली अडेप्ट हो पाए कंपनीज के अंदर, तभी कंपनीज ग्रो कर पाएंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर, चलो जी। सर उसके बाद एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन बनता है, पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, आया भी नहीं है, क्या, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोल लो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बोल लो, मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे बोल लो, किसी भी फॉर्म में आए, आपको सिंपल सी बात क्या करनी है, जो हमने अब तक टॉपिक्स पढ़े हैं ना, उन्हीं में से क्या बन जाता है, इसका आंसर बन जाता है। सर बता दो, क्या ये की ग्रुप होता है, हेड हॉन्को ग्रुप की हमने बात करी थी, बिल्कुल। तो ये क्या की ग्रुप होगा, बिल्कुल। इसके अंदर वो सारे पीपल, वो चार मेन बातें होती हैं, बिल्कुल होती है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, कोर टीम होती है मैनेजमेंट हमारी, बिल्कुल होती है। रिसोर्स इंटीग्रेशन हमने कहां से पढ़ा, हमने इसके आर रिसोर्सेज में जो रोल्स था उसका आर उठा के यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, क्या ये चार पांचों बातें मैनेजमेंट करती है, बिल्कुल करती है। और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का इन्होंने आर भी ले लिया, चेंज का इन्होंने सी भी ले लिया, की ग्रुप में हेड हॉन्को ग्रुप की बात कर दी, और ये सारी बातें इन्होंने क्या बता दी, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। कौन से वाली सर, ये वाली। क्या मेरी बात क्लियर है? यहीं से क्या बन जाता है, आपका पूरा का पूरा आंसर बन जाता है। चलो जी, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट। सर कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी इसमें क्या देखना है, इस वाले पेज को आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, सिंपल सी बात क्या करनी है, सिंपल डेफिनेशन देखनी है इसकी, क्या, कि स्ट्रेटजी होती क्या सर, हमारी स्ट्रेटजी सिंपल सी बात होती है, रिस्पॉन्ड करना टू डायनेमिक एंड ऑफन हॉस्टाइल फोर्सेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेटजी बनाते हैं जब भी हमारे को लगता है कहीं ना कहीं हमें किसी चीज का रिस्पॉन्स रेडी करना है, क्योंकि हमारे को पता होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होने वाला है, टर्बुलेंट इन्वायरमेंट है हमारा, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस का बहुत सारी कमांड होती है, उसकी वजह से बिजनेस बहुत सारा अफेक्ट होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि उसके लिए हम क्या बनाते हैं, यूजुअली स्ट्रेटजी बनाते हैं जो उसको क्या करती है, रिस्पॉन्ड रेडी करती है उसका, ताकि जो हमने अपना विजन सेट किया होगा, मिशन सेट किया होगा, ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा, कहीं ना कहीं हम इसको अचीव कर पाए। अगर हमारे बच्चों को याद होगा तो ये सारी बातों को क्या बोला जाता है सर, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर ये सारी बातें हमारी आती हैं, बिल्कुल आती हैं सर। स्ट्रेटेजिक इंटेंट कितनी तरह के होते हैं सर, सर इसके अंदर आता है विजन, इसके अंदर आता है मिशन, इसके अंदर आता है गोल्स, इसके अंदर आता है ऑब्जेक्टिव। सर चार तरह के होते हैं? नहीं, कितनी तरह के होते हैं सर, छह तरह के होते हैं। सर ये कब हुआ सर, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। ये मैंने पढ़ाया था, तुम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी मैं बताऊंगा जब इसके ऊपर आएंगे, पर ध्यान रखेंगे। वैसे पांच तरह के बोले गए, क्योंकि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को एक कंसीडर किया जाता है। तो यूजुअली विजन, मिशन, गोल, और दो और हैं। दो और कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलो जी। सर उसके बाद क्या है, पता होना चाहिए पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजी। अरे यार अगर नहीं भी पता होगा ना, पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने के बाद पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजी तो खुद से भी लिख लोगे। ठीक है सर, पर फिर भी सर एक बार ही पढ़ा दो। ठीक है सर। टू अनरोल कॉम्प्लेक्सिटी एंड द रिड्यूस अनसर्टिनिटी, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स रेडी करते हैं किसके लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, अनसर्टिनिटी को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ रिलेट किया जाता है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, बेसिकली हमारे इंटेंट को अचीव कर पाए, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने विजन मिशन सेट किया होगा उनको अचीव कर पाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एडवांटेज पोजीशन लेना, मतलब कंपिटिटिव एडवांटेज गेन करना।
करना, यही ऑब्जेक्टिव होता है हमारे इवन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं, ये इतना लिमिटेड नहीं है, इसको आप अपने तरीके से बेटर ड्राफ्ट करके भी लिख सकते हो। पर्पस स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा होता है, तो आप किसी भी तरीके से इसको आंसर को लीड करोगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है सर। इस भाई को याद रखेंगे, हमने बोला था कि हमारे फादर को हम नहीं भूलेंगे कभी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। सर बिल्कुल आपकी बात याद है, मैं आइगर एच एनसॉफ को नहीं भूलेंगे। क्या कहता है ये कहते हैं कॉमन थ्रेड होती है। तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया, ये जो स्ट्रेटेजी है कहीं ना कहीं कॉमन थ्रेड है, सबके बीच में एक चीज हमेशा होगी, क्या होगी? स्ट्रेटेजी होगी। तो सिंपल सी बात क्या कह रहे हैं, कॉमन थ्रेड अमंग एक्टिविटीज, ये सारी क्या है? एक्टिविटीज है, उनके बीच की कॉमन थ्रेड डिफाइनिंग द बिजनेस असेंशियल नेचर। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस के असेंशियल नेचर का मतलब क्या है, जो आपने विजन और मिशन सेट किया होगा, उसके बेसिस पे हमको क्या है, कहीं ना कहीं हम सारी एक्टिविटीज को एक कॉमन थ्रेड मतलब एक कॉमन स्ट्रेटेजी के साथ क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं। ये डेफिनेशन होती है किसकी? स्ट्रेटेजी की। ठीक है सर, बिल्कुल इसको क्या गेम प्लान बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ब्लूप्रिंट होता है कि मार्केट की पोजीशन के लिए कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट करने हैं, कैसे सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, कैसे ऑपरेशंस कंडक्ट होंगे, इन सब के अंदर क्या लगेगी? एक्टिविटीज। तो बेसिकली ये सारी चीजें पता है क्या है, ये जो इसने यहाँ पे बोला ना एक्टिविटीज, ये सारी वही एक्टिविटीज की बात यहाँ पे वो कर रहा है। क्या क्लियर है? क्लियर है सर। सर इतना समझाओगे तो रिवीजन कैसे हुई? मैं सब कराऊंगा, थोड़ी देर दो मुझे, अगर 2 घंटे भी लगे ना एक चैप्टर पे, तो 5 चैप्टर में 10 घंटे और तुम्हारा सारा एसएम खत्म। ठीक है? ठीक है सर। चलो आ जाओ फिर सर। फॉर्मुलेशन लेवल स्ट्रेटेजीज किस किस लेवल में फॉर्मुलेट होती है हम आगे पढ़ने वाले हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं सर। कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल और फंक्शनल लेवल। सर डिविजनल लेवल को कौन सा लेवल बोला जाता है, और बिजनेस लेवल भी बोल देते हैं इसको, कहीं ना कहीं कभी कभी आपको सुनने को मिल सकता है। तो कॉर्पोरेट लेवल होता है, बिजनेस या डिविजनल लेवल होता है, और फंक्शनल लेवल होता है। ठीक है सर। ठीक है सर। अब आ जाओ जल्दी से सर। हमने कुछ एक टॉपिक पढ़ा था क्या, कि अगर तो पेपर के अंदर बोले प्रोसेस, अगर तो पेपर के अंदर बोले स्टेप, अगर तो पेपर के अंदर बोले क्या साइकिल, अगर आपको किसी भी चीज से वो क्या पूछना चाहता है, वो एक ही आंसर पूछना चाहता है। अगर वो बोले प्रोसेस बता दो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, एक आंसर है। अगर बोले स्टेप बता दो तो भी एक ही आंसर है, ये तो बिल्कुल ही सेम है। अगर बोले साइकिल समझा दो, पॉइंट्स सेम है, बस हल्का सा ड्राफ्ट करके उसको लिख दिया। चलो मैं बता देता हूं क्या, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। सर स्टेप्स कौन से होते हैं? पहले नंबर पे आप सबसे पहले क्या करते हो, कंपनी ने जब शुरू करना होता है अपने आप को, तो सबसे पहले अपना विजन बोला जाता है कि मैं इंडिया का लार्जेस्ट एक्स वाई जेड बनना चाहता हूं। तो ये सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना विजन बनाते हो, स्टैब्लिश अ क्लियर विजन जो इंस्पायरिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद आप इन्वायरमेंटल की स्कैनिंग करते हो। जैसे ही आपने अपना विजन सेट कर लिया, अब आपको ढूंढने पड़ेंगे इसके अंदर आने वाली परेशानियां। मुझे जितनी जल्दी परेशानियां पता चल जाए, इश्यूज, जिसका नाम बहुत सिंपल सा दे दिया गया, स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, बहुत नॉर्मल लाइफ की चीज। जैसे हम कुछ नया सोचने को लगते हैं, उससे पहले हमें पता होता है इसके अंदर आने वाली क्या है हमारे लिए, कौन कौन से इश्यूज जो मैं फेस करने वाला हूं, इसको अचीव करने के लिए, वो सारे के सारे के लिए मैं क्या करता हूं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करता हूं। ठीक है? मतलब इसमें दो चीजों की स्कैनिंग होगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स की और इंटरनल फैक्टर्स की। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद अगर मैंने ये कर ली, तो उसके बेसिस पे मैं क्या बनाता हूं, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करूंगा। एक्टिविटीज ढूंढ ली, अब उसके बीच में कॉमन थ्रेड डाल दूंगा, जो सारी एक्टिविटीज को क्या कर लेगी, टैकल कर लेगी। ठीक है सर। उसके बाद उसको मैं क्या कर लेता हूं, इंप्लीमेंट कर लेता हूं, और लास्ट में इवेल्युएट एंड कंट्रोल करूंगा कि जो मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था विजन को देख के स्कैनिंग के बेसिस पे, क्या वो वैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मुझे इवेल्युएशन बताएगा। और कंट्रोल बेसिकली मुझे क्या करेगा, जहां पे भी मुझे लगेगा ऐसा नहीं काम कर रहा, वहां मैं उसमें कंट्रोल्स लगा के उसको क्या कर सकता हूं, वापस अपने जो भी मुझे चीज उसको करेक्ट करना है, उस करेक्टिव मेजर को मैं ले सकता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है, मतलब नेसेसरी एडजस्टमेंट्स मैं कर सकता हूं सर। यही आंसर प्रोसेस का है, यही आंसर स्टेप्स का है। वन थिंग। सेकंड सर, अगर वो साइकिल पूछता है तो क्या चेंज होता है? कुछ नहीं, डिफाइन मिशन एंड विजन, यही वाली बात करता है ऊपर। उसने उधर बोला डेवलप विजन, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि विजन और विजन को डेवलप कर लो। फिर उसके बाद एनालाइज एक्सटर्नल एनवायरमेंट, वहां पे एनवायरमेंटल स्कैनिंग लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया एनालाइज कर लेना भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, क्योंकि करना तो वही पड़ेगा। बेसिकली सबसे ज्यादा डायनामिक कौन सा होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही होता है। वो कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि जो मैंने फॉर्मुलेट की बात करी थी, इसने बोल दिया डेवलप कर लेना। वहां पे हमने लिखा फॉर्मुलेट का प्लान करेंगे, यहाँ पे डेवलप कर लेंगे। फिर वहां पे भी इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पे भी इंप्लीमेंटेशन, वहां पे इवेल्युएट एंड कंट्रोल, यहाँ पे मॉनिटर एंड अडेप्ट, एक ही बात है। इवेल्युएट करना मतलब और कंट्रोल करना मतलब मॉनिटर करना और अडेप्ट करना, जो भी आपने नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करी होती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। तो मतलब बेसिकली दोनों का आंसर है सेम ही, सिर्फ जब साइकिल आता है तो ट्राई करेंगे कि हम यही वाले पॉइंट लिखें, वो लिखाएंगे तो हो सकता है पूरे नंबर ना मिले आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका आंसर आंसर्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंस याद रखेंगे, अदरवाइज बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है सर। चलो जी, बोथ आर सेम आंसर्स। आ जाओ। अब यहां से शुरू होता है हमारा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, जिसके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आए हैं हमारे पेपर्स के अंदर, और कहीं ना कहीं ये टॉपिक के अंदर से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके पेपर के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो 8 से लेके 12 नंबर तक के बीच में ये पेपर क्या करता है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं चैप्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब दो क्वेश्चन है तो 8 नंबर, कभी कभी 2 नंबर के कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में आ जाता है, या फिर एक तीसरा क्वेश्चन भी आ सकता है जो 12 नंबर कर सकता है इसको। ठीक है? ठीक है सर। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो पहले वाला, विच इज सर कौन सा वाला, दिस वन सर। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सर स्ट्रेटेजी के अंदर। ये टॉपिक है, बहुत सिंपल है।
सर प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड होना। पहले से अगर आप प्लान करके चलते हो, प्रिपेयर्ड होके चलते हो, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम पहले से ही पूरी प्लानिंग करेंगे, फिर हम चीज़ों को करना शुरू करेंगे। कुछ कहते हैं यार पहले करना शुरू कर लो, उसके बाद जैसे-जैसे कुछ ना कुछ इश्यू लगता रहेगा, उसके बेसिस पे हम चेंजेस करते रहेंगे। दोनों स्ट्रैटेजीज़ अपने आप में ठीक होती हैं, ऐसा नहीं है कोई एक गलत है, कोई एक सही है। यूजुअली आप प्रोएक्टिव होके चलोगे तो हो सकता है आपको बेटर रिजल्ट मिल जाए, लेकिन कभी-कभी आपको प्रोएक्टिव के साथ-साथ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए भी रेडी रहना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल कुछ भी चेंज होगा छोटा-मोटा सा, तो आपको रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके बेसिस पे एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। क्या ये मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो हम नॉर्मल लाइफ में फॉलो करते हैं। इसलिए मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊँगा ताकि आपको रिलेट करना पेपर में आंसर ईज़ी हो जाए। यस सर। और ये हो गया अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल। तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो मैंने इनको एक ही तवज्जो पे रखा है। मैंने इनको ऐसा नहीं करा ऊपर-नीचे नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि कहीं न कहीं इन दोनों के ही हमें क्या करनी पड़ती है? सर वही वाला एक टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि आप ब्लेंड अप्रोच। यूजुअली आप इसको इनको ब्लेंड करके ही चलना पड़ता है। बहुत रेयर केसेस होंगे कि प्रोएक्टिवली जो आपने सोचा था सब कुछ वैसा हो गया। ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंट क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टर्बुलेंट है। तो इस वजह से अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स आप सारे नहीं सोच पाओगे तो कभी न कभी कोई न कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा हो सकता है जो आपको आपको लगे यार ये तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, जैसा मैंने प्रोएक्टिवली सोचा था वैसा काम नहीं करने वाला, बिकॉज़ मैंने ये क्या ना करा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में ये फैक्टर मिस कर दिया था। तो इसलिए बहुत आसान है कि आप क्या कर लो, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का यूज़ करो, फ्लेक्सिबल और अडैप्ट होके चेंज कर लो। बहुत सिंपल है, इसलिए ब्लेंड अप्रोच से हमेशा आगे बढ़ो। ठीक है सर। तो सर अगर प्रोएक्टिव की बात आती है क्या लिख के आना है? प्रोएक्टिव की बात आती है तो आपको 2 वर्ड्स नहीं भूलने। पहला प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड। यूजुअली आप प्रोएक्टिव तब होते हो जब आप पहले से प्लानिंग एंड प्रिपेयर होके क्या करते हो, कोई काम करना चाहते हो। ठीक है? तो डेलिबरेट चॉइसेस होती हैं आपकी, आपने खुद से सोची होती हैं, आप उन्हीं को करते हो और इनिशिएटिव ड्रिवन होती है। वो कहीं न कहीं आपने खुद से इनिशिएटिव लिया होता है कि मैं पहले इन सब एक्टिविटीज़ को करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। और दूसरा अगर मैं बात करूँ किसकी सर? रिएक्टिव एडजस्टमेंट्स की, तो ये कैसे होती है? ये आप रिस्पॉन्स करते हो, मतलब बेसिकली आप अडैप्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप इसके ऊपर एक्शन लेते हो। जब भी कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाए, जैसे कि अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल। तो इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले अडेप्टिव हो जाते हो कि जैसे कोई चेंज आएगा मैं अडेप्ट करके उसको चेंज कर लूंगा। आप फ्लेक्सिबल रहते हो क्योंकि कोई भी अनफोर्सिन इवेंट्स आ सकता है। और दूसरा आप रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस बहुत जरूरी है। रिएक्टिव में है ही, अगर आप अडेप्ट करोगे आपको साथ के साथ उसे क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा, ताकि उस चीज को उसी मूवमेंट पे ठीक किया जा सके और हमारी स्ट्रेटेजी आगे बढ़ती रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। तो ये वाला तो पॉइंट हो गया यहां तक। फिर एक आता है क्या कि सर इसको कैसे यूज करना चाहिए? यूजुअली बोला जाता है कि आप ब्लेंडेड अप्रोच के साथ चले। मतलब ब्लेंडेड अप्रोच का मतलब क्या है कि कंपनी की जो एक्चुअल स्ट्रेटेजी है वो हमेशा मिक्स होनी चाहिए। किसकी? प्लान्ड प्रोएक्टिव की भी और अडेप्टिव रिएक्टिव की भी। तो प्लान्ड होकर प्रोएक्टिव जो आपने करी है, प्रोएक्टिव के साथ भी रहें और साथ में रिएक्टिव को भी यूज करें जब जब जरूरत पड़े उसकी। ठीक है? तो उसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बोला जाता है। ठीक है सर। डायनेमिक इवैल्यूएशन क्या कहता है? स्ट्रेटेजिक इज नॉट स्टैटिक। तो स्ट्रेटेजी कभी भी कोई स्टैटिक नहीं होती। आप एक स्ट्रेटेजी बनाते जरूर हो लेकिन बीच में आप उसको बहुत बार मॉडिफाई करते हो क्योंकि रिएक्टिव उसका पार्ट है। ठीक है सर। कॉन्टिन्यूटली इवॉल्व भी करती है, बिल्कुल सर। ऑनगोइंग रहती है, बिल्कुल सर। रीजन रिस्पॉन्ड टू द बोथ इंटरनल सिचुएशन एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर स्ट्रेटेजी डिपेंड नहीं करती, इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज उसको चेंज करने को नहीं मान रही है, इंटरनल एक फैक्टर है जिसके बेसिस पे हो सकता है मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में कभी कोई चेंज करना पड़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स दोनों के लिए होती है। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक सर? क्लियर है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हें अब समझ आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है पेपर के अंदर। चलो जी, एक पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो हमारा है सितंबर 24 का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी आओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 36। जल्दी 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 जल्दी। आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन बैंक होगा होपफुली उसमें मिल जाएगा, नहीं तो प्रीवियस ईयर में जाके ढूंढ सकते हो। ठीक है सर। ये रहा। क्या कह रहा है जी? आओ जल्दी, सबको दिख रहा है? हाँ जी सर। क्या कह रहा है? इक्रो लिमिटेड क्या है जी? ईसीआरओ लिमिटेड, एक्रो लिमिटेड इज एन ई कॉमर्स कंपनी जो स्पेशलाइजेज है किसके अंदर सर? सेलिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के अंदर। वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है? स्पेशलाइजेज है। ऑल्दो द कंपनी हैज बीन डूइंग वेल इट स्टिल कंटिन्यूस एक्टिवली टू स्ट्रेंथ इज। तो ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल्दो कंपनी कह रहा है बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन वो कंटिन्यूस एक्टिवली टू स्ट्रेंथ इट्स ब्रांड एक्टिविटी। इवन बढ़िया करने के बावजूद भी वो खुद से एक्टिवली क्या काम करती है? स्ट्रेंथ, अपने ब्रांड को स्ट्रेंथ करने में लगी हुई है, लॉन्च करने में लगी हुई है, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया इंपैक्टफुल मार्केटिंग करने में लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया कंपेन निकालने में लगी हुई है। ठीक है? इंट्रोड्यूस कर रही है न्यू एंड इनोवेटिव इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो आपको समझ आ रहा है ना कि वो सामने से खुद से इनिशिएटिव ड्रिवन होके ये करना चाह रही है। तो यहाँ पे क्या लग गया? यहाँ पे प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी साफ साफ नजर आ रही है पेपर के अंदर। क्वेश्चन यहाँ से ड्राफ्ट होने वाला है। चलो आगे। हाउएवर द कंपनी हैज स्टार्टेड फेसिंग इंक्रीजिंग कंपटीशन। लेकिन अब कंपनी अगर अच्छा कर रही होती है तो डेफिनेटली उसे कंपटीटर्स भर भर के आ जाते हैं कि ये तो बहुत पैसा कमा रही है, ऐसे कैसे? हम भी आएंगे इसके अंदर, हम भी कमाएंगे थोड़ा पैसा, उसका शेयर थोड़ा सा हमारे नाम पे आ जाए। चलो जी, आ गए लोग। फॉर लार्ज रिटेलर्स हु आर एंटरिंग द इको फ्रेंडली स्पेस, तो वो लोग भी आ गए हैं इसके अंदर। चलिए जी। टू फेस कंपटीशन कंपनी ने क्या किया? क्विकली स्टार्ट टू अडेप्ट। कंपनी को सूझबूझ है, उसको उसके पास जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला बंदा है उससे समझा रखा है कि भाई ब्लेंड अप्रोच फॉलो करेंगे हम। आज हम चल रहे हैं स्ट्रेटेजी पे, कल हो सकता है कुछ बदलेगा तो हम भी बदल लेंगे। तो अडेप्ट करने के लिए रेडी है। अडेप्टिवनेस आ गया, आ गया। तो ये क्या आ गई? रिएक्टिव आ गई। टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस,
मार्केट कंडीशन में चेंज होने की वजह से अडेप्ट करने को तैयार है, एनालाइज करके कंपटीटर्स को उसके बेसिस पे अडेप्ट करने को तैयार है, अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मार्केटिंग इन रिस्पॉन्स टू द कंपटीटर। कंपटीटर कोई एक्शन लेता है तो उसके लिए वो तैयार है कि हम भी उसके बेसिस पे अपना एक्शन रेडी रखेंगे। बहुत बढ़िया। एंड मतलब रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी रेडी है। एंड काउंटरैक्ट द कंपटीटर्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी, और कंपटीटर की प्राइसिंग के साथ लड़ने के लिए भी तैयार है, मतलब फुल तरीके से तैयार है। प्रोएक्टिवली तो तैयार था ही था, रिएक्टिवली भी रेडी बैठा है। वो कह रहा है डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टेकन बाय द, कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस आप बता दोगे इन द टू डिफरेंट सिचुएशंस टू स्टे कंपिटिटिव। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी शुड अडॉप्ट इन फ्यूचर, फ्यूचर में वो क्या करे टू रिमेन कंपिटिटिव एंड गेन कंपिटिटिव एडवांटेज। कंपिटिटिव रहना और गेन कंपिटिटिव एडवांटेज करना इंपॉर्टेंस होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, साथ में ऑब्जेक्टिव भी होता है। यस, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, भी वो टॉपिक नहीं आया तो याद रखेंगे। चलिए जी, जल्दी से आंसर कवर कर लेते हैं। क्या लिख के आना है कि यहाँ पे बोथ स्ट्रेटजीज यूज हो रही है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। चलो जी, उसके बाद प्रोएक्टिव कैसे यूज हो रही है, कौन कौन से फीचर्स ने बताया हमारे को। वो ब्रांड जो हमारी एक्टिवली वो क्या करना चाहता था, ब्रांड आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ कर रहा था, इनोवेटिंग मार्केट कंपेन कर रहा था, प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहा था। ये बातें याद है, ये लिख देंगे। इसकी वजह से पता चला हमें कि ये प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, मतलब प्लान एक्शंस के साथ चल रहा है। बढ़िया। फिर उसने अडेप्ट करने की बात करी तो बोलेंगे उसके कौन कौन से फीचर्स थे। वो कह रहा था अडेप्ट कर लूंगा मार्केट चेंजेस को। देखो सारी लाइनें यहाँ लिखी हुई, मैं कहीं से नहीं बना रहा हूँ, ये लिखी हुई। अडेप्ट टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशन, ये पूरा का पूरा, ये पैराग्राफ पूरा पॉइंट लिख देने। कंपिटिटिव एनालिसिस करने को तैयार है, डायनामिक मार्केटिंग करने को भी तैयार है, इवन प्राइस एडजस्टमेंट भी लिखा था कि अगर वो कुछ प्राइसेस में चेंज करेंगे मैं भी एडजस्टमेंट करने को तैयार हूं। इसके लिए भी वो तैयार बैठा है। इसलिए मतलब वो अडेप्ट करने के लिए तैयार है, कोई भी अनफोर्सीन निकल के आ जाए, कंपिटिटर से कुछ भी मूव आ जाए, वो रेडी है अपने मूव को खेलने के लिए। ठीक है सर। फ्यूचर में हम क्या कहेंगे, फ्यूचर में कहेंगे भाई ब्लेंडेड अप्रोच को फॉलो करना, हमेशा ट्राई करना कि दोनों को मिला के साथ साथ में काम करो। अब आप लोगों को क्या रखना है, अब आप लोगों को ये वाले पॉइंट्स क्वेश्चन में नहीं मिल रहे हैं। फोकस कहां करना है आपको, जब लास्ट दिन पे यहां पे मार्क करेंगे एलडीआर है ये, लास्ट डे रिवीजन में ऊपर वाले आंसर पे इतना फोकस नहीं करना है, वो आप लोग बना लोगे। फोकस कहां करना है, यहां पे मार्क करेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट इसको सर, ठीक है सर आपने बता दिया तो मार्क कर लिया। इंपॉर्टेंट क्यों है, अब उसने बताया कि ब्लेंडेड अप्रोच के साथ आपने काम करना है, तो ब्लेंडेड अप्रोच में वो थोड़ा करेगा वही जो काम कर रहा है, बस उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है, अब उसे दोनों को मिक्स करके आंसर लिखना है। वो क्या कहना चाह रहा है कि आपको सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। अगर आपको कंपटीटर के साथ लड़ना है और उनसे जीतना है तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन लानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके सेम प्रोडक्ट में ऑलरेडी घुस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक्टिवली आप जो काम कर रहे थे न्यू लॉन्चिंग पे, न्यू प्रोडक्ट पे, न्यू मार्केट्स पे, उसके ऊपर फोकस करना और उसको ध्यान में देना, क्योंकि डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब कॉन्टिन्यूस इनोवेशन चाहिए। फिर कहीं ना कहीं कस्टमर सेंट्रिक होकर ही रहना। अगर आपका कॉम्पिटिटर आ भी गया ना तो आपने अपने कस्टमर का फोकस लूज नहीं करना, जो कस्टमर की नीड है उसे सेटिस्फाई करते चलो। ठीक है, अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रेफरेंसेस और उसके बेसिस पे अपनी ऑफरिंग्स को क्या करते चलो, जैसे टेलर करना है वैसे कर दो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगर आपको मार्केट बदले रहना है तो हो सकता है आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो, आपने अच्छे तरीके से अपनी प्लान अप्रोचेस करी थी, तो बेटर है कि आप जितना हो सके ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करो, कि आपकी कॉस्ट ही कम आए, ताकि कंपटीटर आप तक कभी पहुंच ही ना पाए। बिल्कुल, सप्लाई चेन आपकी जितनी बढ़िया होगी उससे कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बेटर प्रोडक्ट दे पाओगे विद द बेटर क्वालिटी विद एट एन अफोर्डेबल प्राइसेस। बिल्कुल सर। और लास्ट में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, अगर आपने इतना अच्छा काम आप कर ही रहे हो कि आप कंपटीटर से लड़ने के लिए तैयार हो और आपने अपने मार्केट को पहले से प्लान कर रखा है, तो डेफिनेटली आपके पास अलायंसेस को जोड़ने का ऑप्शन होगा। ये टॉपिक इसमें नहीं है, चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। पर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दोस्ती यारी में और बिजनेसेस को अपने साथ जोड़ते हैं, कि हम एक पूरा का पूरा कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप देखोगे तो कोई एक जगह पे कुछ खुलता है तो उसके साथ में बहुत सारे स्टोर्स खुल जाते हैं, वो सारे क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस है कि यार फुटफॉल आएगा तो सबके पास आ जाएगा, तो सारे मिल बांट के कमाएंगे। वही वाली बात यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्टनर विद द इको सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अब अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा पाओ, लोगों को लगेगा यार ये ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ जुड़ी हुई है, इसी पे चलो, चाहे से कंपटीटर थोड़ा बहुत सस्ता सामान दे भी रहा है हम नहीं लेंगे। तो ये सारे बेनिफिट आपको कब मिलते हैं, जब आप ब्लेंडेड अप्रोच का यूज करते हो। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है, यस सर, बहुत बढ़िया। सर ये आंसर लिख के आना है, बिल्कुल ये आंसर लिखा हो गया, इंश्योर कर देना लास्ट में कि लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी अगर आप ब्लेंडेड स्ट्रेटेजी यूज करते हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रेडी रहे। ये आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सारे तीनों पार्ट्स एक्सप्लेन कर देता है। और भी हमारे इसके अंदर दो तीन क्वेश्चन है प्रोएक्टिव रिएक्टिव पे, लेकिन उसको मैंने नहीं कराया, क्यों, क्योंकि इसमें सारा कुछ कवर हो गया। अब आप उन क्वेश्चन को देखोगे तो चुटकी में निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर आपने पक्का देख लिया है ना, हाँ सर, इसी क्वेश्चन से हमारा काम चल जाएगा, चल जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो सर, सर उसके बाद आता है क्या, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, पेपर में नहीं आता, पेपर में नहीं आता, नहीं आता। सर क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यूजुअली वेरी लेस चांसेस कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पता क्यों होने चाहिए, क्योंकि पता इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये भाई साहब एक बार क्या हुआ, एक क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आए कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस की तरफ लीड करके चले गए। सर ये क्या बोले आप, मैं बताऊंगा, आ जाओ मेरे साथ। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होते हैं, बहुत सिंपल से बहुत प्यारे से दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या, कंपिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना। एक बात याद रखना मेरी, कंपिटिटिव एडवांटेज कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को आज खुली है तो कल नहीं मिलेगी।
और कंपिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है ये एक लॉन्ग टर्म का खेल है। आपको धीरे धीरे जब आप बेटर होते जाओगे, इनोवेटिव होते जाओगे, अपने प्रोडक्ट में माहिर होते जाओगे, मार्केट समझ जाओगे, लोगों की वो जो हमारे पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल समझ जाओगे कि उनको क्या चाहिए, उनकी नीड समझ जाओगे, उनके उनके चाहने से पहले आपको पता होगा ये चाहने वाला है। जब आप वो वाली प्रिडिक्टेबिलिटी कर पाओगे तब जाके आपके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज मार्केट में आती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि लॉन्ग टर्म से जुड़ा हुआ क्या ये कंसेप्ट होता है। ये माइंड में मेरी बात याद रखना, मेरा हर पॉइंट लिंक होगा आगे। याद रखना कि हमेशा ऑब्जेक्टिव किसके लिए बने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बने। कोई भी कंपनी कल नहीं बन जाती कंपेटिटिव एडवांटेज के बैठ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, मतलब बिल्ड अ सस्टेनेबल एज इन द मार्केट इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हमेशा इससे लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप मार्केट में उतरते हो। ये तो हो गया पहला पॉइंट, क्रिएट कंपेटिटिव एडवांटेज, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, दूसरा गाइड थ्रू द चेंजेस। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है किसका, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कि आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पता है एक ऐसी चीज है विच इज इन्वायरमेंट जो इतना टर्बुलेंट है, उसके इतने सारे फैक्टर्स हैं कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बावजूद भी आप सब कुछ टैकल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ मिस जरूर होगा। इसलिए उसने बोला कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा खड़ी है, वो आपको गाइड करती रहेगी जहां जहां पे भी चेंज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट से सेव करने के लिए उनके चेंजेस से आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। जैसे मान लो मार्केट में शिफ्ट आ गया, टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट आ गई, या फिर रेगुलेटरी चेंजेस आ गए, तो इन सारे केसेस के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करती है, कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा, क्रिएट करना कंपिटिटिव एडवांटेज और गाइड करना थ्रू द चेंजेस। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। पेन यहां से चेंज करके, तो सर ये क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर क्या है, अब इसके अंदर क्या है, इसमें इन्होंने एक बहुत प्यारी सी चीज करी। क्या, आ जाओ मेरे साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 32, 32, 32, 33, वेयर इज 32, दिस वन इज 32। चलिए, लेट्स डू इट बॉयज एंड गर्ल्स। चलो सर, क्या कह रहा है, विरॉन फूड्स, वायरन फूड्स, विरॉन फूड्स, whatever you want to say, started as a small dairy business, अरे यार, but it is still thriving after 25 years even as many competitors shut down or merged। कहीं ना कहीं वो क्या कह रहा है कि 25 साल से इतना कंपटीशन सहने के बावजूद भी, इतने सब इन्वायरमेंटल में चेंजेस आने के बावजूद भी खड़े हैं, कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ तो बंद भी हो गए इसके देखते देखते, कुछ मर्ज भी हो गए, लेकिन ये वैसे का वैसे ही खड़ा है। देखो कितना पॉइंट है, याद रखना ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 25 ईयर्स, यहीं पे खुद से पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म हो चुका है। यस और नो, यस सर, आओ आगे। इट्स लीडरशिप होल्ड्स रेगुलर प्लानिंग रिट्रीट्स, कहीं ना कहीं उनकी जो लीडरशिप है उनको पता है कि हमें रेगुलर कहीं ना कहीं प्लानिंग करते चलना पड़ेगा, स्टडीज करते करना पड़ेगा, कस्टमर की हैबिट्स के अंदर कोई चेंज तो नहीं आ रहा, अडेप्ट करते चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन और थोड़ा बहुत क्या आपको समझ में आ रहा है, अडेप्ट से रिएक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में माइंड में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, मना नहीं करना है, सोचते चलना है। ठीक है ना, एवरी फ्यू ईयर्स। ठीक है जी, दे रिसेंटली इन्वेस्टेड इन द प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बिफोर मार्केट डिमांड स्पाइक। ये कह रहे हैं कि इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में, जबकि अभी कोई मार्केट डिमांड में, कोई मार्केट में कुछ खास डिमांड उसकी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग रहा है कि प्रोएक्टिवली कोई एक्शन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं कंज्यूमर को अच्छा समझ रहे हैं। यस और नो, अब तक ये पता चल रहा है। व्हाट एडवांटेजेस इज देयर स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ऑफरिंग देम। तो वो कह रहा है ये जो इन्होंने ओवरऑल इनकी जो लीडरशिप टीम है, जो ये अच्छी बड़ी लीडरशिप करती है, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है जो इनके पास, ये इनको कौन सी एडवांटेज दे रही है। वट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन तो समझ आ गया, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर है, और यहां पे इसने पूछा अदर, मतलब कोई एक ऐसी, कौन सी वाली, कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंस है जो यहां तक लग रही है, उसके साथ में प्लस में क्या बतानी है, अदर बतानी है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें टॉपिक पे लेके चलता हूं जो तुम्हें मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और पहले इसको करते हैं, फिर जाके उस क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। सर क्या, सर इंपॉर्टेंस क्या होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। देखो, इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तुम्हें वैसे तो इसके लिए कोई छोटा मोटा वर्ड ऐसा कुछ चाहिए तो नहीं है, पर अगर तुम्हें फिर भी चाहिए तो तुम FDP करके कर सकते हो, MRL। मेरे को तो ऐसे याद है, तुम्हें याद रखना है, वैसे भी नाम याद हो जाते हैं, वरना ऐसे भी ये नाम याद हो जाते हैं, FDP MRL। ठीक है ना, तो वैसे क्या है सर, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है, वैसे मैंने को इसका जो क्लास में तरीका बताया था, वरना आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ। डायरेक्शन एंड गोल आपको याद रखना है, सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि वो डायरेक्शन देता है और गोल तक हमें पहुंचा के लेके जाता है। ठीक है, यहां से समझेंगे इसको याद रखने के लिए क्या। सर जो वो डायरेक्शन देता है और गोल, देखो गोल तो एक ही है, हमने ऑब्जेक्टिव से सीख के आए हैं क्या, कहीं ना कहीं कोर कंपिटेंसी ऊपर हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और इसको जो उन्होंने वर्ड दिया कि लॉन्ग टर्म, उसे बोल रहा है लॉन्जिविटी। तो लॉन्जिविटी एंड कोर कंपिटेंसी इसकी एक गोल है इसका, कहीं ना कहीं ये हमारा कौन सा वाला पॉइंट आ जाता है, ये वाला लॉन्जिविटी एंड कोर कंपिटेंसीज। तो कहीं ना कहीं ये तो अचीव करवाना चाहता है क्या, ये इंपॉर्टेंस होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, कि वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को लंबा लेके जाता है और अपने कोर कंपिटेंसी उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल जी। अब आता है सर डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन के अंदर क्या है,
पहले तो वो डायरेक्ट करेगा किसके लिए, फ्यूचर के लिए, एक आ गया फ्यूचर के लिए। अब वो डायरेक्ट करेगा फ्यूचर के लिए कि तू फ्यूचर में क्या ले पाए, डिसीजन ले पाए, तो मतलब तू डिसीजन मेकिंग कर पाए, ठीक है। जो तू डिसीजन मेकिंग कर पाए, ध्यान रखना कि प्रोएक्टिव होके करना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्रोएक्टिव को थोड़ा बेटर माना जाता है रिएक्टिव से। वैसे ब्लाइंड स्ट्रेटेजी फॉलो करी जाती है, लेकिन प्रोएक्टिव इज लिटिल बेटर देन रिएक्टिव, ठीक है जी। और वो प्रोएक्टिव होने के लिए क्या कहता है कि भाई तू प्रिपेयर करके रखना अपना डिफेंस, क्योंकि इन्वायरमेंट तो क्या होने वाला है, बदलने वाला है, तो अपना तेरा डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए आपके। सर कैसे, पहला डायरेक्शन एंड गोल्स आ गया, दूसरा क्या हो गया, फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना। फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना किस लिए, कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग क्या होके करना, प्रोएक्टिव होके करना, ताकि आपका डिफेंस मैकेनिज्म तैयार रहे कि आप जब भी कोई इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगा तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप कोई भी क्या कर पाओ, मैकेनिज्म होना चाहिए अगेंस्ट कॉस्टली मिस्टेक। कोई भी कॉस्टली मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। जल्दी से क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल, ताकि आप कंपनी का विजन अचीव हो पाए, इतना लिखना जरूरी है। फिर आता है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है, मतलब पाथ फाइंडर होता है, जिसके अंदर वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं, जो भी, और एनहांस करता है जो भी अनफोर्सिन डिसरप्शंस वगैरह आएंगी, उसके लिए वो कहीं ना कहीं जो भी थ्रेट्स वगैरह आएंगे उसके लिए प्रिपेयर करके चलता है, क्योंकि ये तो काम है उसका, क्या याद है, ऑब्जेक्टिव, गाइड थ्रू द चेंजेस, ठीक है सर, समझ गए समझ गए। चलिए जी, पहला क्या आ गया, डायरेक्शन एंड गोल। डायरेक्शन किसके लिए, पहले फ्यूचर को डायरेक्ट करता है कि फ्यूचर में तेरे को प्रिपेयर रह के चलना है। फिर उसके अंदर से क्या आता है निकल के, कि फ्यूचर के लिए तू प्रिपेयर रहेगा तो तेरा क्या होना चाहिए, तेरे को डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर में जितने भी डिसीजन लेने वाले हैं उसके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करेगी। उन डिसीजन के अंदर लेने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी बताई गई, प्रोएक्टिव बताई गई, मतलब शेप करना फ्यूचर, मतलब एक्टिवली ट्राई करना, प्लान रहना, प्रिपेयर्ड रहना पहले से, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। उसके बाद ताकि कोई भी क्या इन्वायरमेंटल टर्बुलेंसेस से तुम बच सको। और उसके बाद क्या आता है सर, कहीं ना कहीं ताकि और अपना डिफेंस को तुम प्रिपेयर करके चलना, मतलब कॉस्टली मिस्टेक्स को बचा पाओ। डिसीजन मेकिंग में क्या है, जितने भी डिसीजन मेकिंग है, ऑल मेजर एंटरप्राइज डिसीजन, चाहे वो किससे रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, सप्लाई चेन से रिलेटेड हो, वट एवर डिसीजन मेकिंग यू वांट टू डू, उसके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा हेल्प करती है। ये सारी क्या होगी सर, हमारी इंपॉर्टेंस हो गई। अब इन इंपॉर्टेंस में से मुझे बता दो कि वो कौन सी वाली इंपॉर्टेंस है जो उस क्वेश्चन के अंदर लग रही थी। उस क्वेश्चन के अंदर कौन सी लग रही थी, 25 साल से चल रही है, खड़ा है, डगमगाया नहीं है, सारे के सारे मर्ज हो गए, शटडाउन हो गए, लेकिन अभी भी खड़ा है, मतलब लॉन्जिविटी की बात कर रहा है। इसलिए ये पॉइंट यहां पे लिंक होता है, लॉन्जिविटी एंड कोर कंपिटेंस। तो आपको कोर कंपिटेंस कब आएगा, जब आप लंबा प्ले करेंगे। तो इसलिए इसने क्या बोला, इसीलिए इसने इस वाले क्वेश्चन के अंदर बोला कि ऑब्जेक्टिव किससे मर्ज हो गए, विद द पॉइंट लॉन्जिविटी एंड कोर कंपिटेंस, उस वाले क्वेश्चन के अंदर। यही आपको उसके आंसर के अंदर बस मेंशन करके आना था। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, जल्दी से आ जाओ। देखो इसने यहाँ पे बोला क्या, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बहुत सारी होती है, उसके अंदर से जो कंट्रीब्यूट कर रही है यहाँ पे, वो कर रही है लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस की, बंदे की बिजनेस की लॉन्जिविटी है, बिजनेस इतने साल से बड़ा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद वो सिंपल सी बात कह रहा है क्या, कि उसे कंपिटिटिव एडवांटेज क्या मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। उसे सक्सेसफुली नेविगेट करने पड़ेंगे इन्वायरमेंटल चेंजेस को, अगर वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को सही तरीके से पढ़ ले, उसके बेसिस पे उसे क्या मिल सकता है, उसे कोर कंपिटेंसी मिल जाएगी। इसके अंदर यहां पे देखो इसने क्लियरली ड्यूल ऑब्जेक्टिव लिखा, जबकि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपको ऑब्जेक्टिव्स लिख के आने हैं, ठीक है। तो आप इसको मिस करोगे तो मेरी तरफ से वो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इसको बस इतना याद रख लेते हैं कि अगर लॉन्जिटिविटी वाला क्वेश्चन आता है तो वो क्योंकि ऑब्जेक्टिव से बना है, तो हम ऑब्जेक्टिव्स लिख के आएंगे पेपर के अंदर। सारे मुझसे वादा करेंगे हाथ उठा के, एक लाइक करके वादा कर दो कि सर याद है, अगर पक्का लॉन्जिविटी कहीं भी हमारे को लगा तो हम कहीं ना कहीं उसके अंदर पक्का ऑब्जेक्टिव्स भी लिख के आ जाएंगे, फॉर अ सेफर साइड, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्रिएटिंग कंपिटेटिव एडवांटेज एंड गाइड थ्रू द चेंजेस, इतना ही लिख के आना है बस, ठीक है। और अदर बेनिफिट्स के अंदर जो हमने पढ़े वो सारे के सारे, कि सबसे पहले कौन सा पढ़ा सर हमने, सर ये तो उन्होंने ये रहा डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर फिर उसके वाला कौन सा आया, इन्होंने फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस डाला है, नहीं डाला कहीं भी, वही वाले पॉइंट्स है सारे के सारे, ठीक है। साउंड डिसीजन मेकिंग, प्रोएक्टिव, उसके बाद लेवरेज अपॉर्चुनिटी, कॉस्टली पिटफॉल्स को बचाना, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर है ना, वही सारी बातें हैं। ये सारी बातें आपने वही बोला, जो वहां आंसर है वही लिख के आना है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और उसने बोला कि इसकी वजह से क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है हमारी क्या, सस्टेनेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट के अंदर। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको सस्टेनेबल बनाती है, कहीं ना कहीं आपको अडेप्ट करवाती है, क्योंकि रिएक्टिव स्ट्रेटेजी हमारे पास है। क्या क्लियर है इतना, यस सर क्लियर है, आंसर बनाया हो गया। अब मत बोलना कि तुम्हें आंसर बनाना नहीं आता, बस ये बात मेरी, अब तुम बोला ना अगर तो देख लेना, नहीं सर अब तो आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला टॉपिक क्लियर है, बिल्कुल सर, मार्क करेंगे ये वाला क्वेश्चन को, क्या एलडीआर वहां पे भी लिख के आएंगे, जल्दी से मेरे साथ साथ बच्चे चलेंगे, जल्दी से लिखेंगे सर, एल डी आर, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है सर, डन। चलो जी आगे आ जाओ, ठीक है जी। उसके बाद इसने बोला क्या, ये क्वेश्चन प्रोएक्टिव में क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, चलो जी 10 देख लेते हैं, आ जाओ जल्दी से, 10 में क्या कह रहा है, 10 में क्या कहना चाहता है सर आप, ये कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव वाले पॉइंट से रिलेटेड होगा, और साथ में लग रही होगी हमारी क्या, बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस, और क्या होगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर है सिंपल सा, क्या देखो क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि
कमल स्वीट्स कॉर्नर है, वेरी पॉपुलर स्वीट शॉप है, क्या कर रही है, फेस कर रही है कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन है। चलो जी, पता चल गया हमारे को। ओवर उन्होंने क्या करा, उन्होंने रियलाइज करा कि उनका बिजनेस रिड्यूस हो जाएगा बाय द 50% हो गया इन द लास्ट 6 मंथ्स, एंड दिस क्रिएटेड अ स्ट्रेसफुल बिजनेस एनवायरमेंट बन गया, 50% बिजनेस ठप हो चुका है। ठीक है, टू फाइंड अ सोल्यूशन उन्होंने क्या करा, कंसल्ट करा, किसके ने उन्होंने बुलाया, मेरे जैसे सीए को, कि भाई तू कंसल्टेंट है, बिजनेस कंसल्टेंट है, तेरे को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की नॉलेज है, आपको और मेरे को बुलाएंगे कल और हमसे पूछेंगे कि भाई हेल्प कर सकते हो, तो बिजनेस कंसल्टेंट ने कहा मैं एडवाइस करता हूं आपको टू इनोवेट अ न्यू स्नैक फॉर द पब्लिक एंड मार्केट इन द ट्रेडिशनल स्नैक ऑफ द रीजन। जो आपके रीजन का ट्रेडिशनल स्नैक है ना, उसके अंदर कुछ नया ढूंढो। अभी जो हो गया उसको भूल जाओ, ये ठीक नहीं हो सकता, मैंने उन्हें बता दिया। द ओनर्स लाइक द आइडिया, उन्होंने कहा अरे यार बढ़िया बात करिए। उन्होंने बोला दही समोसा निकालेंगे सर हम यहाँ पे, बहुत चलता है, बहुत बढ़िया जी। विच वेरी क्विकली बिकेम द पॉपुलर। अरे यार हम कुछ आइडिया दें और पॉपुलर ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना, तुम भी ऐसी बात करना कल, ठीक है। हेल्प रीगेन द लॉस्ट बिजनेस, उसने बोला सर हमने सारा अपना जो लॉस था रिकवर कर लिया, हमारा इतना प्रोडक्ट चल गया। वन ऑफ द वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाज यूज्ड बाय द बिजनेस कंसल्टेंट टू हेल्प द ओनर्स। उसने बोला कि इसने बहुत बढ़िया सी ये क्या यूज करी है, इंपॉर्टेंस यूज करी है, वो बता दो। और उसके मतलब ऑल्सो बता दो कौन सी वाली स्ट्रेटेजी है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू हु आर द मोर बेनिफिशियल इन द जनरल पैरलाइंस। तो बता दो कि कौन सी वाली स्ट्रेटेजी बेटर है और कौन सी वाली क्या है जो मोर बेनिफिशियल होती है इन द जनरल वे में, कौन सी को बेटर माना जाता है। तो बेसिकली इसने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस में से कौन सा वाला पॉइंट, प्रोएक्टिव वाला पॉइंट, और प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी वाला टॉपिक को क्या कर लिया, मिक्स करके आपको लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दिया। सिंपल है क्या, अगर आपने कंपिटेटिव एडवांटेज को क्या करना है, अचीव करना है, देखो हमेशा याद रखना कि गोल हमेशा कौन सा होगा, कोर कंपिटेंसी अचीव करना, मतलब कंपिटेटिव एडवांटेज को क्या अचीव करना, उसके लिए गाइड करने के लिए, चेंजेस करने के लिए भी एसएम है। याद रखना ये वाला पॉइंट हर जगह पे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी यूज हियर फॉर अ कंपिटेटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए बनी स्ट्रेटेजी, बिल्कुल दिस इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंस एडवांटेज है। इट हेल्प्स टू डेवलप कोर कंपिटेंसीज एंड कंपिटेटिव एडवांटेज टू ओवरकम कंपटीशन। तो उसने वही वाली बात करी क्या, कि उसने डेवलप करने के लिए क्या कोर, उसने कोर कंपिटेंसी एंड कंपिटेटिव एडवांटेज जो मेन उसकी क्या है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। तो दिस स्ट्रेटेजी वाज अ रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। अरे भाई लॉस होने के बाद आप लोग जागे और आपने क्या करा, अडेप्ट करा। ऑब्वियसली अगर लॉस होने के बाद आप लोग जाग रहे हो, आप अडेप्ट कर रहे हो कुछ नया, तब लेके आ रहे हो कुछ नया जब आपका लॉस हो गया। अगर आप पहले से प्लान करके चलते कि हमें कुछ नया प्रोडक्ट निकालना चाहिए, हो सकता है ये प्रोडक्ट ना चले, तो हम प्रोएक्टिव मानते हैं। लेकिन अगर आपका लॉस होने के बाद आपने किसी को हेल्प करने के लिए बुलाया, उसने बताया, तो आप क्या कर रहे हो, अब अडेप्ट कर रहे हो उसका बताया हुआ क्या डिसीजन, यस और नो। बिकॉज ओनर ने कहा 50% फॉल हो गया, इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ली, दे रिएक्टेड ओनली व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड टू लूज अप। आप तभी रिएक्ट करने आए हो जब आप लूज होने लग गए, तो इसका मतलब आप रिएक्टिव स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो। तो बोला गया बेनिफिशियल कौन सी होती है, प्रोएक्टिव बेनिफिशियल होती है, रिएक्टिव उतनी बेनिफिशियल नहीं होती, प्रोएक्टिव को बेटर माना जाता है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है, यस सर। तो कंपिटेटिव एडवांटेज वाला पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया था, ये देख, ये वाला, ये दोनों मैंने साथ में मार्क कर दी। कंपिटेटिव कोर कंपिटेंसी वाला पॉइंट साथ में प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया इन्होंने। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी वाले फोकस को क्या करा, यूज करा टॉपिक, और साथ में ये तो कहीं ना कहीं आप याद रखना इंपॉर्टेंस में, एक इंपॉर्टेंस अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाई चांसेस होंगे कि वो लॉन्जिविटी एंड कोर कंपिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन होगा। अदर वाले के ऊपर क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा टफ है। क्या मेरी बात क्लियर है सर, क्लियर है, नुस्खे दे दो ऐसे ऐसे तो मजा ही आ जाएगा। चलो जी आइए आगे। नहीं सर अभी भी नहीं क्वेश्चन हुआ, क्यों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये जी, तब ये देख लिया, तो हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, मार्क करेंगे इसको एलडीआर। क्यों सर, मैं बताऊंगा अभी, छोटी सी चीज। चलो आओ। वो कह रहा है फाल्गुनी सीएफओ है एक, ठीक है जी, स्टेटेड द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कंपिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव। अरे यार जो हम आंसर में लिखते आ रहे थे अब तक, वो इसने क्वेश्चन में ही दे दिया। चलो ठीक है, दैट फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन द टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। ये भी बता दिया कि किस लिए होता है, क्योंकि टर्बुलेंट एनवायरनमेंट होता है, इस वजह से कोर कंपिटेंसी अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मदद लगती है, मान लिया। डू यू एग्री, इफ यस, अरे बिल्कुल सर, हम तो ये आंसर में लिखते आ रहे थे। व्हाट एंड हाउ डज इट फैसिलिटेट इट। देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा है ना कि मतलब सोचेगी कि आंसर लिखूं तो क्या लिखूं, है कि नहीं। तो हमें जो जो चीजें मिली है हम उसी के बेसिस पे आंसर बनाएंगे, कुछ नया तो बना नहीं सकते। बिल्कुल हम बोलेंगे एग्री करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, बिल्कुल करता है। किसके लिए, टर्बुलेंट एनवायरनमेंट के अंदर। अब अगर आपको याद होगा इसके अंदर ना दो इन्होंने बातें जो करी, वो है ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ। इन्होंने इस छोटे से फैक्टर के ऊपर पूरा क्वेश्चन बना दिया। अगर आपको ये फैक्टर का देखना है, आपको चौक सर ये कहां पे था, ये यहाँ पे था। इसके अगर आप आंसर के अंदर जाओगे, लॉन्जिविटी के अंदर ये कोर कंपिटेंसीज एंड कंपिटेटिव एडवांटेज दैट आर क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल एंड द सस्टेनेबल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं वो कोर कंपिटेंसी किस में हेल्प करती है आपको, सर्वाइव करने में और ग्रोथ करने में। सर्वाइव किसके लिए कैसे करते हैं, जब हमारा टर्बुलेंट इन्वायरमेंट होता है तो हमें सर्वाइवल की जरूरत पड़ती है, और ताकि हमारे को हम आगे भी बढ़ते रहे, इसी वजह से भी हमारे कोर कंपिटेंसी अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है। ये तो क्लियर है। तो इन्होंने इन दोनों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन मांग ली यहाँ पे, तुम समझ रहे हो, और कुछ नहीं करा इन्होंने, बस इसको कह रहा है इसको भी एक्सप्लेन कर दो। तो इसने ये बोला इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एंड लेवरेजिंग कोर कंपिटेंसी एंड कंपिटेटिव एडवांटेज, जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ये तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या एक्सप्लेन करा है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ।
तो इसी वजह से ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन को यूजुअली थोड़ा सा आंसर लिखना इसका मुश्किल है, तो प्लीज इसको लाजिम क्या करना है देखे जाना, डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए मैंने क्या कर दिया आपके लिए सिंपल बनाने के लिए यहीं पे लिख दिया, आप लोग भी ये चीज नोट करेंगे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लेना सर, सिंपल बस ये वाली बात, क्या ये दो वर्ड्स इतना इतना लिख के आना है। सर्वाइवल के अंदर क्या लिख के आना है, सर्वाइवल के अंदर आता है अडेप्ट एंड रिस्पॉन्ड करना इफेक्टिवली। सर्वाइव करने का क्या मतलब है कि जब भी आपको मिला क्या कि इन्वायरमेंट टर्बुलेंट हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, इन्वायरमेंटल फोर्सेस, तो आप स्कैनिंग करोगे, टाइम लगता है, तो उस टाइम पे आपके बिजनेस को लूज नहीं करना है आपने, तो आप क्या करोगे, अडेप्ट करोगे और जितना हो सके रिस्पॉन्ड करोगे, इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते चलो, इन्वायरमेंट के साथ साथ चलते चलो जब तक आपके पास कोई बेटर डिसीजन मेकिंग ना आ जाए। और ग्रोथ का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई करो साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज, या तो कुछ इनोवेट करो और कुछ क्रिएट करके लेके आओ वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। तो इतना भी लिखा होगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्या लिखना है, पहले आपने प्रॉपर लिखना है कि कोर कंपिटेंसी, यस एग्री करते हो, क्योंकि लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस और कोर कंपिटेंसी आती है उसके अंदर, वो क्या हेल्प करती है, सर्वाइवल और ग्रोथ करने के लिए टर्बुलेंट एनवायरनमेंट से। सर्वाइवल का मतलब क्या है कि अडेप्ट करना और रिस्पॉन्ड करना इफेक्टिवली, और किसका मतलब क्या है, जल्दी से। ग्रोथ का मतलब क्या है, कुछ इनोवेट करना, वैल्यू क्रिएट करना, कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, ये सारा हमारा क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। तो एस एंड जी, तो कोर कंपिटेंसी किस में हेल्प करती है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ के अंदर, याद रखेंगे भूलेंगे नहीं, इसलिए यहां पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भूल सकते हो पेपर के अंदर, डिफिकल्ट नहीं है, भूल सकते हो। क्या मेरा बात क्लियर है सर? क्लियर है, चलो जी आ जाओ सर। उसके अंदर बहुत सिंपल सा टॉपिक है सर, क्या लिमिटेशंस, बेसिक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, एक आधे सिचुएशन दे देगा, बाद में बोलेगा लिमिटेशन बता दो। यूजुअली टर्बुलेंट वाले एनवायरनमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, फ्रेम होने को केस स्टडी, बाकी सारी आपसे क्या पूछ लेता है, लिमिटेशंस पूछ लेता है। बहुत सिंपल सी है, क्या सर, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट का होना, बिल्कुल इसकी स्कैनिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ भी चेंज हो सकता है टेक्नोलॉजी में, रेगुलेटरी में, प्रोडक्ट के अंदर, मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, वट एवर चेंजेस कैन हैपन टुमारो, राइट। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व करती है, टाइम इन्वेस्टमेंट, यस सर। कॉस्टली प्रोसेस है, बिल्कुल आपको एक्सपर्ट्स लगते हैं, लीडर्स लगते हैं, ऐसे कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको करके नहीं दे सकता। स्ट्रेटेजी बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है। लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके आपको बेटर रिजल्ट चाहिए होते हैं, और वरना रिसोर्सेज भी ज्यादा लग जाते हैं। फिर उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल कंपिटेटिव रिस्पॉन्सेज, जो इसके अंदर दो अच्छे पॉइंट्स हैं वो यही वाले, एक ये वाला और एक ये वाला। टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली तो आपको हर किसी की लिमिटेशन में याद होता है, क्या याद नहीं होता, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरमेंट बंदा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते सीख जाता है, क्योंकि इतनी बार यूज हो जाता है वर्ड। जो नहीं सीख पाता, जो भूल जाता है, वो क्या होता है, ये होता है, तो इसको मार्क करके चलेंगे। अनप्रिडिक्टेबल कंपिटेटिव रिस्पॉन्सेज, कभी कभी की लिमिटेशन क्या है उसकी, अनप्रिडिक्टेबल से रहते हैं कुछ कंपिटेटिव रिस्पॉन्सेज, मतलब सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन एक्यूरेटली एस्टिमेटिंग द कंपटीटर रिएक्शंस ऑन अ फॉर्म स्ट्रेटजी। तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटजी के बेसिस पे क्या रिएक्शन आएगा, हमारा जो हमने एनालिसिस करा कस्टमर बिहेवियर मॉडल का, उसके बेसिस पे जो हमने रिजल्ट निकाला, अब कस्टमर के एक्चुअल में रिस्पॉन्स क्या आएगा हमें नहीं पता, तो कहीं ना कहीं जो हमारे क्या रहते हैं, कंपिटेटिव रिस्पॉन्सेज जो रहते हैं वो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं इसके अंदर। क्लियर है, यस सर। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वही है, लिमिटेशन सेम टू सेम यही वाली है जो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है, ये चारों, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, बेनिफिट्स भी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है सर। तो ये कहीं ना कहीं टर्बुलेंट एनवायरनमेंट होता है, कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली है, ये जो ग्रैप होता है अडेप्ट करनी पड़ेगी आपको स्ट्रेटेजीज, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्टिव के अंदर जाना पड़ेगा ताकि आप इंप्रूव कर पाओ, बेटर हो पाओ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाओ। तो जो ये पूरा का पूरा गैप है कौन फिल करता है, स्ट्रेटेजीज को अडेप्ट करने से आप बेटर हो जाते हो। ठीक है, तो ये कहीं कॉमन थ्रेड होता है, ये भी जरूरी नहीं है इसके अंदर। क्या क्लियर है इतना, मेनली क्या कहना चाहता है, अडेप्शन इज द की, अडेप्ट करोगे जितना उतना बेटर ग्रो करते रहोगे। ठीक है, डन कर दूं यहाँ तक, तब डन कर दो, चलो आगे। बहुत बढ़िया, चलिए जी। इसके लिए इसने क्या बोला था, वैसे इसके लिए इसने क्वेश्चन बोला था, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3 जाके, आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन मिस करवा दिया। हो सर हो, तुम लोग करते भी तो ऐसे ही हो ना। ये देखो कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे सिंपल आता है कभी कभी, तो लिमिटेशंस बता दो, फिर यहाँ पे बोलता है कि द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। उल्टे तरीके से आपसे क्या पूछ ली, लिमिटेशन पूछ ली, कह रहा है एग्री हो स्टेटमेंट से तो गिव आर्ग्यूमेंट्स, अगर नहीं हम एग्री नहीं करते, बहुत सारी होती हैं हिंड्रेंसेस, उनको बता देंगे। फिर रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन दिल्ली रीजन। ठीक है जी, 4 ऑफ दीज स्टोर्स वर ओपन इन द लास्ट 3 साल में, उसने पिछले 4 स्टोर खोले। ही बिलीव्स इन मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली एंड एंजॉयड सिग्निफिकेंट सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन का काम है, वॉशिंग मशीन का काम है, एयर कंडीशनर का काम है, एंड लाइक टिल 4 years बैक। ठीक है जी, कहीं ना कहीं वो क्या कह रहा है, बिलीव करता है मैनेजिंग करने के लिए स्ट्रेटेजिकली एंड एंजॉयड सिग्निफिकेंट सेल्स है इनकी, एंड लाइक टिल 4 years विच शिफ्ट टू द परचेज टू द ऑनलाइन स्टोर। वही कह रहा है भाई, एकदम से क्या हो गया, ऑनलाइन मार्केट बहुत चढ़ गई। हम तो पहले सारे लोग आते थे हमारी दुकान पे आके सामान लेके जाते, आजकल तो लोग सिर्फ ऑर्डर करते हैं घर बैठे बैठे, और उसकी वजह से केम डाउन सेल्स वगैरह गिर गई है हमारी, अबाउट 70% इन द लास्ट 4 year हमारा ड्रॉप आ गया। एनालाइज द पोजीशन ऑफ द रमेश शर्मा इन द लाइट ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो किसकी तरफ इशारा कर रहा है आपका, बिल्कुल वही जो आपने समझा वही है। तो कहीं ना कहीं क्या होती है, लार्ज स्केल की वजह से गिर गया, लिमिटेशंस होती है बिल्कुल क्या, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरमेंट है, मतलब ऑनलाइन स्टोर्स का आना, इसके लिए आपने स्कैनिंग नहीं करी होगी। फिर
डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ थिंग्स विल शेप इन द फ्यूचर, कहीं ना कहीं इसलिए फेल टू सी हाउ ऑनलाइन स्टोर्स वुड इंपैक्ट द सेल। आपने क्या करा, अनदर लिमिटेशंस क्या है, अनप्रिडिक्टिव रिस्पॉन्सेज, कि कल कुछ ऐसा आ जाए जो मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ और उसकी वजह से उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग करके रखनी पड़ती है। कुछ भी आपको बिहेवियर चेंज हो रहा है इंडस्ट्री में या कंज्यूमर के टेस्ट में, तो अगर आप उसके को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी बदल जाए। जैसे टेक्नोलॉजी में अगर आपने ऐसा नहीं करा तो एआई आई और उड़ा के ले गई बहुत बिजनेसेस को, सिंपल सा तरीका है। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली, तो आप लिख ही सकते हो। कॉस्टली का मतलब है आपको एक्सपर्ट चाहिए होंगे, टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है स्ट्रेटेजी के लिए टाइम लगता है, टाइम एफर्ट वाला खेल है ये। ठीक है, तो ये वही वाले पॉइंट है, बस उसको आंसर के अंदर ड्राफ्ट करके आना है आपने, ये आप कर सकते हो, इतना मुझे आप लोगों पे भरोसा है। सर यही आपने गलत वर्ड बोला है, हमें ही नहीं हो रहा है अपने ऊपर। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से। सर सिंपल टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। स्ट्रेटेजिक लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सर इसके ऊपर एक मिक्स क्वेश्चन आया था, एक ही बार आया पेपर के अंदर। स्ट्रेटेजिक लेवल बता दो, उसके रिलेशनशिप्स बता दो कौन कौन से होते हैं। मैं क्लियरली बताता हूँ, एक ही बार आया, ज्यादा मुश्किल नहीं है सर स्ट्रेटेजिक। लेकिन इसके अंदर गलती करते हैं बच्चे भर भर के। जितना सिंपल टॉपिक मैं देखता हूं ना, उतना ज्यादा भर भर के गलती करने का स्कोप आप लोग लेके आ जाते हो, पता नहीं क्यों। अब एक बार जो मेरी बात तुम लोगों ने सुन ली, तुम्हारे से ये गलती नहीं होगी पेपर के अंदर। फंसाया ऐसे ने बहुत बार तुम लोगों को, अब नहीं फंसना है तुमको। सर कैसे? देखो सिंपल सी बात है सर, कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं, बढ़िया जी। 3 लेवल कौन कौन से हो गए? थोड़ा सा लाइट चाहिए हमारे को। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। ये बात याद है, फंक्शन बिजनेस लेवल को कौन सा बोल देता है? डिवीजन लेवल भी बोल सकते हैं। यस सर, यस और नो, यस सर। कॉर्पोरेट लेवल हो गया जो टॉप वाले होते हैं, बिजनेस लेवल हो गया जो मीडियम वाले होते हैं, और उसके बाद लोअर लेवल हो गया फंक्शनल लेवल हो गया, जो लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन पे काम करते हैं। अच्छे वर्ड्स पे फोकस करो। फंक्शनल लेवल वाले कौन होते हैं? जो इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करते हैं। पूरे पेपर के अंदर फंक्शनल लेवल का क्वेश्चन आया 3 से 4 बार लास्ट अटेम्प्ट में, काफी बारी, और उसमें हमेशा लिखा हुआ था इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन। बच्चे लिख के आते हैं उसको बिजनेस लेवल, अरे इंप्लीमेंटेशन कर रहा है यार, फंक्शनल लेवल मैनेजर का काम है वो। ध्यान रखेंगे, ऐसे ही वर्ड से पता चल जाता है कौन सा लेवल। इतना क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ता, मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल भी, आ जाओ। तो सर कॉर्पोरेट लेवल की बात कर लेते हैं जल्दी से। पहले ये कौन होते हैं? टॉप मैनेजमेंट, जैसे सीईओ हो गया कंपनी का, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये सारे क्या है? हमारे कॉर्पोरेट लेवल वाले हैं। इनका बेसिक 3 काम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इनका काम होता है मिशन एंड गोल्स के बारे में। तो डिफाइन करना कि भाई मिशन एंड गोल्स क्या होंगे कंपनी के। विजन वगैरह भी यही लोग करते हैं। मिशन क्या मतलब, विजन मिशन गोल्स, यही सारे क्या करते हैं, इसको ड्राफ्ट करते हैं। फिर रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, ये भी इनका काम है बिल्कुल। और ओवरऑल स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे इसने बोला विजन, यहाँ पे इसने बोला मिशन एंड गोल्स। तो ये सारे कौन बनाते हैं? स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेशन का काम कौन करता है टॉप लेवल पे? वो टॉप लेवल वाले लोग करते हैं, जो विजन मिशन के लिए, स्ट्रेटेजिक इंटेंट के लिए काम करते हैं। क्लियर? यस सर, ठीक है सर। तो अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा इसके अंदर और उसने बोल दिया कि रोल ऑफ स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट वाले लेवल वाले लोगों का रोल बता दो या फिर उनके फंक्शंस बता दो। तो अब आप लोगों ने बोला सर हमें तो 3 ही पता थे, 5 नंबर का आ गया, तो क्या करना है? इस केस में सिंपल सी बात है, ये वाले पॉइंट्स को फोकस में रखना है। कौन से वाले? कि ये लोग विजन मिशन गोल्स के ऊपर काम करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कि ये लोग ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। कि बिजनेस लेवल पे कौन से, फंक्शनल पे कौन से, किसको ज्यादा मैन पावर चाहिए, किसको ज्यादा फाइनेंस चाहिए, सारे डिसीजन बड़े बड़े वो लोग फॉर्मुलेट करते हैं। इसके साथ में जब इस आंसर को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने तुम्हें पहले बताया था क्या, कि मैं रोल्स एंड फंक्शन वाला क्वेश्चन तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, यहां लगेगा। उसके जो चारों पॉइंट्स हैं आर एल और एफ सी, उसको यहां पे ऐड कर देना। कि रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करने का काम के लिए ये हेल्प करते हैं, चेंज को अडेप्ट करने के लिए ये ऊपर से पार्टिसिपेटिव अप्रोच लाते हैं, ताकि लोगों को बताते हैं कि इस चेंज से क्या बेनिफिट होगा। कौन करते हैं? टॉप लेवल वाले करते हैं। ठीक है, फंक्शनल प्रोसेसेस की हैंडलिंग करने का काम, सुपरवाइज करने का काम करते हैं ये लोग। तो वो वाले सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे ऐड ऑन करके लिख सकते हो, लेकिन पहले ये वाले पॉइंट्स और बाद में वो वाले पॉइंट्स। क्लियर है? यस सर। आंसर बढ़ाने का काम करेगा आपका। मान गए मेरी बात? मान गए सर। चलो जी। उसके बाद बिजनेस लेवल। सर बिजनेस लेवल वाले कौन होते हैं? सर डिविजनल मैनेजर, सारे के सारे हेड ऑफ द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जो भी हमारे यूनिट्स के अंदर बहुत सारे हम सेपरेट बिजनेसेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे रिलायंस है, ऑयल एंड गैस हो गया, जियो हो गया, नेटवर्क 18 हो गया, अलग अलग बिजनेसेस है। वो सारे के सारे क्या है? एसबीयूज है। उनका अपना अपना सेपरेट बिजनेस है, सेपरेट हेड होगा, सबका अलग अलग सीईओ होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो वो सारे क्या हो गए? बिजनेस लेवल हो गए। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, जब हर एसबीयू के लिए ऊपर वाले बताते हैं कि ये हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, अब उन स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करवाने का काम, उन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करवाने का काम इन पे आ जाता है। तो ट्रांसलेट करते हैं कॉर्पोरेट लेवल की डायरेक्टिव्स, जो भी उन्होंने डायरेक्शंस दी होती हैं, इनटू कंक्रीट एक्शनेबल स्ट्रेटजीज, की भाई इसको करना कैसे, ये सारा गाइड करने का काम बिजनेस लेवल करता है फंक्शनल वालों को। फिर फोकस करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, क्योंकि इनको रिजल्ट देना ऊपर वालों को लेकर जाके, कि हमने कंपटीटिव एडवांटेज अचीव कर लिया, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वो सारी बातें ये लोग बताते हैं। और प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट पोजीशन। कहीं ना कहीं ऊपर वालों को किससे फर्क पड़ता है? नंबर्स बढ़ने चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट पोजीशन के ऊपर इसका फर्क पड़ता है। इसके साथ में क्या प्लस कर देंगे? ये चीजें प्लस कर सकते हैं, लेकिन इसको बिजनेस लेवल तक के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा, बस इतना याद रखेंगे। ठीक है सर, ये क्लियर है? क्लियर है। बिजनेस लेवल के ऊपर अब तक सबसे कम लेवल पे क्वेश्चंस आए हैं, तो आई एम हाईली एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन ऑन बिजनेस लेवल रेदर देन फंक्शनल एंड टॉप लेवल। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो सर आप तो, सर हम तो आपके लिए बैठे हैं ना, आप बताओ। तो इसको करेंगे मार्क एलडीआर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिजनेस लेवल पे आने के चांसेस ज्यादा है।
लेकिन जिस पे ज्यादा आया है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो कौन सा है सर? फंक्शनल लेवल। पहले फंक्शनल लेवल समझा देता हूं, जैसे अभी समझाया हूं, जल्दी से आ जाओ। सर फंक्शनल लेवल में क्या है? ये कौन से होते हैं? डिपार्टमेंटल के मैनेजर होते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर का डिपार्टमेंट उठा लो, मार्केट का उठा लो, प्रोडक्शन का उठा लो, फाइनेंस का उठा लो, जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उन सबके जो मैनेजर्स होंगे वो फंक्शनल लेवल पे काम करते हैं, फंक्शनल हेड्स हैं वो। ठीक है सर। ये क्या करते हैं? डेवलप एंड एग्जीक्यूट फंक्शनल स्ट्रेटजीज। एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन, ये वर्ड इन्हीं के लिए बना है, ठीक है, ऊपर नहीं आया। ठीक है सर, ये करते हैं। फिर इंश्योर करते हैं कि स्ट्रेटजीज में सपोर्ट एंड अलाइन करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ में, स्ट्रेटजी सही तरीके से अलाइन हो जाए, इसका ये ध्यान रखते हैं। ठीक है सर। और क्रूशियल फॉर द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, देख लो वर्ड भी लिखा हुआ है, फॉर द ओवर रीचिंग स्ट्रेटजी, तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन के लिए ये लोग काम करते हैं। अब क्या हुआ? एक तो तैयार रहना किसके लिए? बी रेडी फॉर एनी डिफरेंस बिटवीन एनी टू लेवल्स। कभी कभी क्या करते हैं, दोनों लेवल के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो वो तो आप आंसर इससे भी बना सकते हो सिंपली। फिर क्या हुआ? क्वेश्चन आया, कौन सा वाला? पहले क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक चीज बोली, सेल्स एंड मार्केट का मैनेजर, आई थिंक राघव या कोई नाम है उसका, वो सेल्स एंड मार्केट का मैनेजर है। अब क्या हुआ? जब सेल्स एंड मार्केट के मैनेजर की बात आई तो लोगों ने बोला सर ये तो बिजनेस लेवल का हेड भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों हो सकता है? तो मुझे पता तुम लोगों को डाउट कहां से आया, यहां से आया था। जब मैंने ये तुम्हें एक्सप्लेन किया था चार्ट, ये मैंने बोला कॉर्पोरेट ये ऊपर बैठा होता है, फिर एक मार्केटिंग एंड सेल, बिजनेस यूनिट की रीजनल ग्रोथ, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक, ये सारे कौन से वाले मैंने तुम्हें बोला था? बिजनेस लेवल है। यहाँ पे जो मार्केटिंग एंड सेल स्ट्रेटेजी की बात आई, आप यहाँ पे एक डाउट अराइज हुआ कि सर ये तो देखो यहाँ पे बिजनेस लेवल में आ रहा है। ठीक है, फिर ये आया एचआर वगैरह आया, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी, आईटी, ये सब पता चल गया हमें फंक्शनल लेवल है। तो तुम लोगों को यहाँ से एक डाउट अराइज हुआ था जो मुझे लगा बाद में, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन को ना, अच्छी दिक्कत होती है जब क्वेश्चन पढ़े तो पूरा पढ़े, है ना? हम लोग कितनी बार बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। वहां पे लिखा था कि वो बंदा क्या कर रहा है, ये बनने के बाद, हेड बनने के बाद रन कर रहा है कैंपेन्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन को रन करने का काम कर रहा है वो। कोई बिजनेस लेवल का हेड करेगा जाके या फंक्शनल लेवल का हेड करेगा जाके? ऑब्वियसली फंक्शनल लेवल का हेड करेगा जाके। जल्दी से आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन के अंदर, लाओ तो मैं दिखा भी देता हूँ गलती तुम्हारी। और ये पेपर में बहुत बच्चों ने गलत करा था आंसर, बहुत बच्चों ने। ऐसे के कमेंट, बेचारा ऐसे को कहना पड़ गया कि हमको तो अच्छा ही नहीं लगा ये क्वेश्चन दे के, इतना गलत कैसे कर सकता है कोई। 33 सर। ओके, आइए जी। हाँ, राघव भाई साहब ही हैं। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी सर, चलिए। तो क्या कह रहा है? एल्विस ग्लोबल फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। उसके बाद इसने बोला कि कंपटीटर, ठीक है, दिस इज मेरी डिफिकल्ट टू रिटेन कस्टमर। वो डिफिकल्ट हो रही है उनके लिए क्या करना? रिटेन करना कस्टमर्स, एज देयर एग्जिस्टिंग टेलीविजन चैनल्स आर आल्सो लॉन्चिंग देयर ओन प्लेटफॉर्म। तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग चैनल और प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, कस्टमर्स स्कैटर हुए जा रहे हैं। द कंपनी ने क्या करा? अपॉइंट करा राघव को कि भाई लीड कर कंपनी को, फॉरवर्ड एज द सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। अब यहां पे आने के बाद अब तक क्या लगा लोगों को कि सर ये तो सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर बिजनेस लेवल में होता है, हमने फोटो में देखा है, बिल्कुल। राघव नीड्स टू डिजाइन क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स टू गेन कंपिटिटिव एज, एंगेजिंग द पब्लिक एंड कैप्चर द मार्केट। अरे पब्लिक को एंगेज करना है, मार्केट को कैप्चर करना है, ये कोई बिजनेस लेवल का हेड जाके करेगा क्या? या कोई कंपेन रन करने का काम कौन करेगा? सर फंक्शनल मैनेजर का काम है, फंक्शनल मैनेजर का हेड करेगा। तो इसलिए फंक्शनल लेवल की कहानी आई थी और बेनिफिट्स बताने थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। बाकी तो इन्होंने क्या पूछा लास्ट में कि पहले तो लेवल बता दो, बता दिया। बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन ओवरकमिंग डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ द रैग। और कह रहा है बेनिफिट, तो देखो बेनिफिट्स तो किसी के साथ भी जोड़ देते हैं ये, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो थोड़ा सा पेपर के अंदर, तो जल्दी जल्दी रट्टा मार लेना बेनिफिट्स का, ताकि जल्दी से आंसर लिखाओ। क्या लिखना है वही, क्या सर जल्दी से बता दो। डायरेक्टिव्स फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव्स, बिल्कुल सर। इंश्योरिंग दैट लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो जाए, प्रोएक्टिवली शेप करना चाहिए। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद कहाँ गया सर? सही सही वाले वर्ड्स भी लिखे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोइट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लेन करना। नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म आ गया हमारा, ठीक है, तो अपने आप वही सेफ डिसीजन मेकिंग आ गया। तो बेसिकली अपने वाले जो पॉइंट्स है वही लिख के आने, कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन के हिसाब से लिखना, ठीक है। राघव को बोलते हुए लिख देना कि राघव तो ऐसे कर ले, फ्यूचर तेरे को डायरेक्शन एंड गोल मिलेगा, तो क्या डिसीजन मेकिंग लेगा तो कोई कॉस्टली मिस्टेक नहीं होगी, उस तरीके से आंसर करना। आंसर एक बार रीड कर लेना, कुछ भी आंसर के अंदर ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो, अपने लैंग्वेज में बनाओगे तो भी चलेगा काम, ठीक है? ठीक है सर, एक तो ये हो गया। आई थिंक इसके साथ में 34 भी था। हम्म, हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी देखो जरा, इस क्वेश्चन में भी बहुत गलतियां। ये मॉडल टेस्ट के अब तक आया नहीं है, अब आ जाएगा। वो कह रहा है स्वाति इज द मार्केटिंग मैनेजर एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। बहुत ध्यान से डेवलप करती है, इंप्लीमेंट करती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट। स्वाति लीड्स अ टीम ऑफ मार्केटिंग प्रोफेशनल, एक लीड करती है टीम को, एंड वर्क्स क्लोजली विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सेल्स टीम टू एंश्योर दैट द कंपनी प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिवली प्रमोटेड इन द मार्केट। मार्केट में प्रमोशन रहे उसकी प्रोडक्ट की, ये भी वो गाइड करती है। ये कोई टॉप लेवल या बिजनेस लेवल के बंदे के पास नहीं आता होगा कि मार्केट में प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शनल लेवल के हेड के पास इसकी क्या चीज की सारी इन्फॉर्मेशन आती होगी, उसी का काम होगा क्या?
डेवलप करना और इंप्लीमेंट करना। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कहाँ लेके जा रहा है मार्को? सर फंक्शनल लेवल की तरफ लेके जा रहा है। अब ये गलती नहीं करेंगे, इंप्लीमेंटेशन आएगा तो ध्यान रखेंगे कि ये फंक्शनल लेवल के हेड का काम होता है, ठीक है? सिर्फ डिपार्टमेंट के नाम से नहीं जाएंगे, डिपार्टमेंट का नाम बिजनेस और फंक्शनल लेवल दोनों पे हो सकता है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, उसका रोल क्या है उसके अंदर, अगर वो फॉर्मुलेट कर रहा होगा तब सोचना कि ये मार्केटिंग लेवल वाला हेड कर रहा है, फॉर्मुलेशन तो बिजनेस है, और टॉप पे कुछ फॉर्मुलेट हो रहा है विजन मिशन के लिए, कंपनी के लिए, तो टॉप लेवल है। क्लियर है? यस सर। चलो, ये दो क्वेश्चन हमारे यहाँ क्लियर हो जाते हैं। ये गलती होने के चांसेस रहते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 34 की यहाँ पे बात करी है, ठीक है? ये रहा डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग वाला पॉइंट था, फॉर्मुलेट का लिखा नहीं था। फॉर्मुलेट लिखा होता तो पक्का बिजनेस बन जाता, लेकिन वो नहीं बना। क्या पॉइंट क्लियर है सर? क्लियर है। जल्दी से आइए, यहाँ फोटो में कुछ नहीं है। हाँ, तो अब उसके बाद आता है, इसके बाद पहले एक बार ये देख लेते हैं जल्दी से। सर ये किसके अंदर क्या टॉपिक है? स्ट्रेटेजिक लेवल्स है, इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल्स के अंदर आपस में कुछ रिलेशनशिप होते हैं। बिल्कुल 3 तरह के हमारे स्ट्रक्चर है, वैसे तो स्ट्रक्चर बहुत तरह है जो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हैं। इस ना इस वाला जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, इसके अंदर 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली में चैप्टर 5 में होने चाहिए। यहाँ पे दिए हुए हैं तो हम उसको चैप्टर 5 के साथ कवर कर लेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 है जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के ऊपर पूरी तरीके से बात कर रहा है। वो कहीं ना कहीं उसकी बेनिफिट्स एंड उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वहां पढ़ी थी हमने, यहाँ नहीं पढ़ी थी, तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए उसको, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन याद रखेंगे। चलो, तब कवर करवा दूंगा। अभी क्या है? स्ट्रेटेजिक लेवल इंटर रिलेशनशिप्स। अब 3 तरह के होते हैं सर, बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है। फंक्शनल, हॉरिजॉन्टल एंड मैट्रिक्स। 3 तरह के याद रखने हैं। एक तो फंक्शनल होता है, डिविजनल, फंक्शनल एंड डिविजनल होता है जो बिल्कुल बेसिक फ्लो होता है, जो बहुत टाइम से होता रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। उसके बाद थोड़ा सा बदले हम, क्या हुए, हॉरिजॉन्टल हो गए। पहले हम लोग ऐसे बैठते थे वर्टिकल में, फिर हम हॉरिजॉन्टल में बैठने लग गए। अब जब आया बाद में टाइम आया कि यार ऐसा नहीं होता, लड़कों का अलग से कॉलेज होगा, लड़कियों का अलग से कॉलेज होगा, नहीं नहीं हमें तो क्यूपिड चाहिए। जब वो वाली कहानी, उसे क्या बोलती है, मैट्रिक स्ट्रक्चर है। जब कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट के साथ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, दैट्स इट, यही लिखना है। कॉर्पोरेट हेड होगा, उसका बिजनेस हेड होगा, कॉर्पोरेट हेड होगा, उसका बिजनेस हेड होगा, उसके नीचे फंक्शनल 1 2 3 इस तरीके से होंगे। मतलब कहीं ना कहीं इसमें हायरार्की फॉलो होती है। ईच फंक्शन और डिवीजन ऑपरेट्स क्या ना ऑटोनॉमसली, क्या करता है, अलग अलग करता है, हेडेड बाय बिजनेस लेवल मैनेजर, मतलब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। डिवीजन हेड रिपोर्ट करता है डायरेक्टली टू द कॉर्पोरेट लेवल को, करता है वो उसके ऊपर करता है, वो उसके ऊपर करता है, वो वाली हायरार्की चलती है, ठीक है सर? हॉरिजॉन्टल में क्या गया? ऑल पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू मैनेजमेंट स्टाफ आर एट द सेम हायरार्किकल लेवल। सारी की सारी जो पोजीशन है वो सेम हायरार्किकल लेवल के ऊपर है, ठीक है? प्रमोट्स करते हैं ओपननेस। अब इस तरीके से फायदा क्या होता है, अब आप साथ वाले डिपार्टमेंट वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, बेटर कर पाते हो। इनफॉर्मल थोड़ी बहुत बातों से आपका काम जल्दी होने लग जाता है, ठीक है ना? रैपिड आइडिया शेयर हो जाता है, ठीक है ना? और स्पीड एंड इनोवेशन आ जाती है। मतलब जैसे इस तरीके से मैनेजर बैठा इधर, टीम लीड बैठा इधर, उसका इंप्लॉय बैठा इधर, अब कुछ इंप्लॉय को पूछना होगा मैनेजर से, वो डायरेक्टली पूछ पाएगा। और लास्ट क्या आ गया? बहुत ही बढ़िया वाला ग्रिड स्ट्रक्चर, जैसे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है टीम्स आर फ्रॉम द पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब सिंपल सी बात बोली जाती है, कभी कभी ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो इंटर डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट है, अब उसके अंदर अगर हिरार्की फॉलो करने लगे तो प्रोजेक्ट तो गया। तो इसलिए हर किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के कुछ कुछ लोग चाहिए, तो उनको मिला के एक टीम बनाई जा सकती है, जिसको बोला जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करना फॉर द टेम्परेरी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट। तो टास्क के लिए बनाई जाती है और उसके बाद खत्म कर दी जाती है, ठीक है? ड्यूल रिपोर्टिंग हो जाती है, बिल्कुल। अब जो वो टीम बनेगी उसका एक हेड होगा, उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी एक बंदे को, और उसका जो अपना एक्चुअल जिस डिपार्टमेंट से होगा उसको भी हेड को क्या करनी पड़ती है, रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो इस केस में एक ही प्रॉब्लम है कि ड्यूल रिपोर्टिंग आ जाती है, जो कभी कभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ये वाला था। तो इसके लिए एक क्वेश्चन नंबर अगर आप 37 पे जाएंगे तो आप देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस दोनों को मर्ज करके पूछ लिया इसने। जल्दी से आ जाओ, ये रहा। वो कह रहा है आउटलाइन क्या कर दो, मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो भी सारे के सारे लेवल्स हैं वो बता दो। ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी बता दो। सिंपल बताना है आपको, कॉर्पोरेट बता दो, बिजनेस बता दो, फंक्शन बता दो। एक डेफिनेशन और एक हल्का सा पॉइंट कोई भी उनके फंक्शन से उठा के लिख देना, बस उतना जितना पड़ा है। टाइप्स में लिख देना क्या, फंक्शनल डिवीजन में, यही सिंपल। ईच फंक्शन और डिवीजन इज मैनेज इंडिपेंडेंटली, सिंपल हो गया। हॉरिजॉन्टल के अंदर फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर सेम हिरार्किकल स्टेटस होता है सबका, सारे एक साथ बैठते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड टीम बनती है वेरियस डिपार्टमेंट्स को मिला के। सिंपल सी बात है, इतना लिखोगे आंसर खत्म, ठीक है जी? चलो जी, आ जाओ आगे, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ, लास्ट टॉपिक, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला, और विच इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो हमारे को कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, और 20-25 मिनट के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर फटाक से पूरे क्वेश्चंस और पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। अरे सर, आपकी अलग खुशी है, हमारे को तो नहीं हो रही। तुम लोग पेपर के अंदर इतना मस्त पेपर लेके आओगे ना, मैं तुम्हारी गारंटी देता हूँ, तुम बस इसको पढ़ने के बाद एक बारी दिल से सिर्फ 1 घंटा निकाल के एक बार नोट्स को और एक बार उस क्वेश्चन बैंक को जैसे बोला है वैसे देख लेना, बस। बाकी तो डन है, ठीक है सर? इतना बोल दिया बहुत है। चलो जी, अब जो जो बहुत कुछ है जो छोटा 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 एड ऑन होगा, अपने नोट्स को अपने पास रखना, पेन को अपने पास रखना, और जल्दी जल्दी से लिखते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना, काम आएगा, ठीक है? छोटी छोटी चीजें जो इंप्रूव करनी है हमें। चलो आ जाओ सर, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अब एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलूंगा पहले, और उसके ऊपर क्वेश्चन है वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के ऊपर। तो उसने पूछा इंटेंट के बारे में ही बता दो।
क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी बता दो। जो मैंने ऊपर तुम्हें याद है बताया था कि कितने तरह के एलिमेंट होते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के, तुमने बोला था 3 या 4, अगर तुमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अलग-अलग लिया, मैंने बोला था 6 या 5 अगर हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को एक लिया। लेकिन 2 तरीके के और होते हैं। पहले मैं तुम्हारे को क्वेश्चन से मिलवा के लेके आता हूं ताकि थोड़ा-सा हाइप बन जाए। जब टॉपिक की हाइप बननी चाहिए। पहले पोस्टर आता है दिलजीत दोसांझ जी आ रहे हैं टूर पे, फिर जाके आते हैं ना। तो वही वाली कहानी हम पहले हम थोड़ा-सा फील लेके आएंगे कि हमें किसका आंसर ड्राफ्ट करना है। आ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या सर एक ही वर्ड है एलडीआर। अब जो पिछला क्वेश्चन मैंने दिखाया था फंक्शन लेवल मैनेजर वाला, उस पे भी एलडीआर लिख के चलना, ठीक है। चलो, वो कह रहा है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट यहीं पे बता दिया, इंटेंट के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ढूंढना नहीं है। प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच द फर्म वुड अडॉप्ट अ predetermined direction and would operate to achieve strategic objectives। वो एक बहुत प्यारी सी लाइन बोली, बड़ी अलग सी, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिंपल जानना है क्या। वो कह रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट पूछना है मेरे से। वो चाह रहे हैं, कब का क्वेश्चन है, 2000 नवंबर 22 पेपर में आया था कि एलिमेंट्स बता दो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। और उससे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी ने लाइन लिखी है तो हमारे को करना तो पड़ता है। और सिंपल सी बात क्या कह रहा है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट कहीं ना कहीं जरूरी होता है आपको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यही बात कहना चाह रहा है। ठीक है सर। अब आते हैं किस पे, पहले एक बार अपने इस पे ट्राई करते हैं। पहले हम अपना खुद आंसर बनाएंगे जो हमने टॉपिक पढ़ा है। सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट सर क्या होता है, जल्दी से स्ट्रेटेजिक इंटेंट की डेफिनेशन में पहले सिंपल सी बात क्या लिखना है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या करती है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव करती है फॉर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्राइव क्या, ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है, उसका इंटेंट क्या है, उसको चाहिए क्या ऑर्गेनाइजेशन को, ये होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। मतलब व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई, कि हम ये क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। इन दोनों का आंसर किसके अंदर होता है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट है ये मेरा। इसके बेसिस पे मैं अपना विजन बनाता हूं, इसके बेसिस पे अपना विजन बनाता हूं, इसके बेसिस पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करता हूं। तो ये वाला वर्ड तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा। क्या वर्ड आएगा सर, स्ट्राइव्स। स्ट्राइव्स वर्ड लिखना बहुत जरूरी है कि स्ट्राइव है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव करती है किसके लिए, मतलब बेसिकली उनका पर्पस क्या है वो बताना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। फिर उसके बाद कुछ पहले मैं पूरा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, सिंपल डेफिनेशन में आता है। फिर आता है क्लैरिटी फॉर सक्सेस। कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर आपको क्या मिलती है, क्लैरिटी मिलती है कि बेसिकली हम सक्सेस क्या देख रहे हैं, हमारा क्या ऐसा मिशन है जिसको अचीव करने में हम ये बोल पाएंगे हम सक्सेसफुल हो गए, बस इतना ही है। ठीक है ना। इंटेंट इज क्रूशियल फॉर द फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ एनी एंटरप्राइज रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज और नेचर के बेसिस पे क्लैरिटी इन द स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज क्रूशियल। अगर जितनी क्लैरिटी होगी, जितना हमें पता होगा क्या करना है, उसके बेसिस पे हमारे मिशन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं मिशन के अंदर, उसके बेसिस पे हमारे क्या बनेंगे, गोल्स बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, और उसके बेसिस हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो हमारे को डेफिनेटली क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी उतना बढ़िया हम रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। फिर आता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट प्रोवाइड करता है पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली पर्पस प्रोवाइड करता है, ये तो हमने पढ़ा ही है बिल्कुल। तो ऑफर्स अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव इट्स मिशन, इंडिकेटिंग द मार्केट पोजीशन एंड द न्यू अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं बेसिकली वो लॉन्ग टर्म व्यू प्रोवाइड करता है कि मिशन विजन जो हमारा है वो कैसे अचीव होने वाला है, मतलब पर्सपेक्टिव देता है हमारे को। और लास्ट में फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, और कहीं ना कहीं सिर्फ बोलता ही नहीं है, करने की कैसे करा जाएगा ये भी बताता है। तो प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन एंड गाइड भी करता है, ऑपरेशन टू अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होंगे इसके लिए भी स्ट्रेटेजिक इंटेंट हमारा एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। अब उसके बाद आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के एलिमेंट कौन से, एक तो विजन हो गया, एक मिशन हो गया, उसके बाद एक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गए। ये तीन तो डन है, ये तो आप लिख के आओगे ही आओगे, ये तो कोई भूलेगा नहीं बच्चा। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखना, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं जैसे उस आंसर के अंदर है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, स्ट्राइव वाला पॉइंट लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे अपने आंसर को। बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ सक्सेस लिखना है, लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे चल दोगे छोड़ दोगे चलेगा। फिर जरूरी क्या लिखना है, जरूरी लिखना है कि वो प्रोवाइड करता है प्रोस्पेक्टिव, कहीं ना कहीं पर्पस प्रोवाइड करता है कि आप विजन को कैसे अचीव करोगे, ये बनती है लाइन सेकंड नंबर की। फिर बनती है क्या कि वो डायरेक्शन एंड गाइड भी प्रोवाइड करता है कि आपने अपना कंपटीटिव एडवांटेज, अपनी कंपटीटिव ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। यहां तक तो आपने डेफिनेशन बना रहे हो, ऊपर से जो आप चल रहे हो, जो पहला वाला जो लाइन था उसका आंसर बना रहे हैं अभी हम। ठीक है, आंसर ऐसे बनेगा, स्ट्राइव करके फिर उसके बाद क्लैरिटी फॉर सक्सेस मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा तो पर्सपेक्टिव के बारे में लिख देना और बता देना कि कहीं ना कहीं एक्शन, जो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन रहता है कंपिटिटिव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसके लिए डायरेक्शन देता है, उसके लिए हमारे को क्या प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। फिर इन्होंने एक छोटी सी चीज लिखी क्या ऐड करने के लिए, देखो थोड़ा सा ना वॉल्यूम बनानी है आंसर की, ऐसा नहीं है कि ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा या नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा वॉल्यूम दिए इन्होंने। मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम कैसे दिए, आपको याद रही बहुत अच्छी, नहीं तो आपको जितना पता है उतना लिखाओगे तो भी बेस्ट है। ठीक है, नंबर कटने की उम्मीद मुझे नहीं है कि ऐसा कुछ कटेगा। उन्होंने लिखा कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट बेसिकली टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करता है ऑलवेज, विच इज फाइन। यस, टॉप स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, बड़े बड़े डिसीजन कौन करता होगा, टॉप मैनेजमेंट करता होगा। और फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, बेसिकली वो फॉर्म भी बताते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट में, थ्रू विजन एंड मिशन के थ्रू बताते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट की फॉर्म क्या रहेगी, हमारा मिशन क्या रहेगा, हमारा मिशन क्या रहेगा। ये दो नाम इन्होंने डालने थे, डाल दिए। ठीक है, इतना इन्होंने पहले बनाया प्यारा सा ऊपर का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। फिर आए ये एलिमेंट्स के ऊपर। अब एलिमेंट्स के अंदर इन्होंने क्या करा, सिंपल सी बात करी, एलिमेंट्स के अंदर इन्होंने बोला पहले तो ये तीन है। अब ये बात याद रखना कि ये जो तीन एलिमेंट्स है ना, ये टॉप मैनेजमेंट वाले एलिमेंट्स हैं।
लेकिन जब इसने पूछा सिंपल एलिमेंट्स तो उसके अंदर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट नहीं आता, उसने पूछा स्ट्रेटेजिक इंटेंट का ओवरऑल स्कोप। तो याद रखना उसके अंदर एक बिजनेस लेवल के एलिमेंट्स भी आते हैं। बिजनेस लेवल के एलिमेंट्स में दो बातें और ऐड हो जाती हैं, क्या? बिजनेस की डेफिनेशन और बिजनेस का मॉडल। इसी वजह से जो मैंने बोला था आपको, वो तीन की जगह कितने बनते हैं? पांच बनते हैं। तो तीन वो था, चौथा ये आ गया, पांचवा ये आ गया। तो टोटल हम पांच के बारे में लिख के आएंगे पेपर के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? सर क्लियर हो गई है, अब आपकी बात हमारी हो। अब इसके अंदर लिखना क्या है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि मैं तुम्हें आंसर से बता दूंगा, कुछ ऐसा नया नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन फिर भी अब आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब हम आंसर पढ़ लेते हैं जल्दी से इसका। चलिए, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, यहां से ये ऊपर की लाइन कुछ नहीं है फालतू में लिखने की, हमारे को जब याद ही नहीं होगी हम क्यों लिखेंगे, ठीक है? स्ट्राइव्स फॉर, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं क्या करता है, पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि वो किसके लिए स्ट्राइव कर रहा है, ये लिख देंगे पहले कि व्हाट टू डू एंड व्हाई। वो वाली लाइन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करती है, बिल्कुल ये भी हमने बता दिया था कि टॉप मैनेजमेंट वाला करता है कि उसका विजन क्या होगा इन द लॉन्ग रन। स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया कि वो डिजायर क्या है उसके टू इन द फ्यूचर, कि हम क्या करना, डिजायर हमारे क्या है। तो कहीं ना कहीं वो जो हमने पढ़ा कि हमारा जो गाइडेंस वाला पॉइंट था कि वो गाइड करती है, डायरेक्ट करती है कोर उसके लिए एडवांटेज के लिए, तो वो वाला लिख सकते हो। ठीक है, याद है कि नहीं है? सर भूला और भूल रहे हैं हम तो। यहां से और यहां से पॉइंट बना देना है, ठीक है? ठीक है सर, समझ आ गया। उसके बाद ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच प्रोवाइड फ्रेमवर्क्स। पहला वाला पॉइंट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट जो मैंने बताया कि वो फॉर्म में होती है, बिल्कुल। और उसके बाद बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल जो मैंने बोला, इट कुड एक्सप्रेस एज द बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल एट द बिजनेस लेवल। इन दोनों को भी इसने किसके अंदर इंक्लूड कर लिया? अपने एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया है। इस बात को याद रख के चलना है बस। अब आ गया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर सिंपल है, विजन के बारे में लिखेंगे, विजन की एक लाइन। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे विजन तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक लाइन बहुत फेमस है, ब्लूप्रिंट होता है कंपनी की फ्यूचर पोजीशन को लेके। ठीक है, मिशन के अंदर बता देंगे कि उसके अंदर सारे गोल्स होते हैं, कैसे उनको रीच करना है गोल्स को, रीजन होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस का। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका वो आंसर करता है, क्या पर्पस है, क्यों करना चाहते हो, किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो। ठीक है, ये सारी बातें मिशन के अंदर होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये ने लेके आया बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, रीड यहाँ पे लिख लेंगे, मार्क करेंगे एलडीआर, लास्ट डे पे पढ़ के जाना है इसको। बिजनेस डेफिनेशन के अंदर वो सिंपल कह रहा है, कुछ नहीं करना। बिजनेस डेफिनेशन के अंदर वो कह रहा है इट्स एक्सप्लेन करना है अपने बिजनेस को, कि बिजनेस डेफिनेशन का मतलब है आप अपने बिजनेस की डेफिनेशन करें, एक्सप्लेन करें विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर की हमारी नीड्स क्या है, टारगेट क्या हम करना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो यहाँ पे मिशन के क्वेश्चंस होते हैं वो इसने क्या बोला, वो बिजनेस की डेफिनेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे याद रखना बहुत आसान होगा। जो मिशन के अंदर हमें याद है ना, बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं पढ़ाऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस के अंदर जो उनके आंसर्स हैं वो बिजनेस की डेफिनेशंस हैं। हम बिजनेस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कस्टमर की क्या नीड है, हम क्या कस्टमर कौन सा फोकस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, टारगेट मार्केट्स कौन से, क्यों करना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज कौन सी उनको यूज करना चाहते हैं, ये सारी डेफिनेशन होगी। फिर बिजनेस का मॉडल हो गया, मतलब इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, की हमारा ऑपरेशन क्या होगा बिजनेस का, किस तरीके से चलेगा, मतलब बिजनेस का मॉडल क्या रहेगा हमारा। ऑल्सो इन द सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगी, कस्टमर बेस क्या रहेगा, फाइनेंशियल की डिटेल्स क्या रहेंगी, ये सारे के सारे बिजनेस मॉडल में आ जाती हैं कि हमारा कितना अच्छा बिजनेस मॉडल। और लास्ट में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब बेस ऑफ मेजरमेंट। जब आप अपने क्या, जब आप किसके लिए, जब अपने मिशन बनाते हो, मिशन के लिए आप छोटे छोटे गोल्स और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, वो सारे के सारे मेजर करते हो, उससे आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली में अपना गोल और ऑब्जेक्टिव अगर अचीव कर रहे हो तो आपका मिशन और विजन भी अचीव हो जाएगा। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? यस और नो, जल्दी से मेरे साथ साथ यस और नो। यस सर। चलो जी, एक पानी की घुट पड़ेंगे जल्दी से सारे मेरे साथ। सर बढ़िया, क्या क्लियर है? तो सर आज से याद रखेंगे क्या, एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? पांच तरीके के होते हैं। तीन वो जो हमें पता थे, दो कौन कौन से, जो मिशन को एक्सप्लेन करता है अलग अलग बिजनेस में कि बिजनेस किस तरीके से बन रहा है, वो बिजनेस की क्या होगी, हमारी बिजनेस की डेफिनेशन होगी, जिसमें मिशन के सारे आंसर्स दिए जाते हैं। और लास्ट में क्या होगा, बिजनेस का मॉडल, जिसमें कंपनी के बारे में बताया जाता है कि वो पैसा कहां से लेके आएगी, उनका फाइनेंशियल कैसा होगा, ये सारी की बातें आगे। क्या इतनी बात क्लियर है? सर क्लियर हो गई है अब। ठीक है, डन, बना दोगे आंसर? अब तो मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, इतना तुम्हारे को लीड मिल जाए, बाकी तो तुम कर लोगे। तो ये वाले पेज पे जैसे मैंने करा, इसका तुमने जो भी लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, या लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है सर, चलो जी। अब इसके बाद आगे चलते हैं विजन के ऊपर। प्यारा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। अब अलग अलग उस इंटेंट के अंदर जा रहे हैं, सबको कवर करेंगे, विजन को कवर करेंगे, फिर मिशन को कवर करेंगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और हमारा खत्म हो जाएगा। एक वैल्यूज और है उसके अंदर, वो भी कवर कर लेंगे। चलो आओ। सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट विजन क्या होता है? हमेशा स्टार्ट करना है किससे? ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। हर जगह पे यही लाइन लिखी है, आपने भी लिखनी है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। जैसी विजन दिखेगा हमेशा यहाँ ये तो लिख के ही आना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब अब एक छोटी सी उसने खेल और खेला।
हमेशा एक टॉपिक होता था जो हम बहुत प्यार से पढ़ते थे और इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज हर किसी को पता है, एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन क्या होते हैं, 4 होते हैं, टेढ़े से नाम है, याद रखने, रट्टा मारना, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 29 है भी इसी के ऊपर डायरेक्टली। एसेंशियल्स बता दो स्ट्रेटेजिक विजन के। लेकिन उसने जो खेल किया ना, वो करा मई 25 के अंदर। आओ मैं तुम्हें खेल दिखाता हूं। पहले तो तुम्हारे को मैं क्वेश्चन नंबर 29 भी दिखा देता हूं कि सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे आता है। ये देखो, ये रहा, ये आया। सर स्ट्रेटेजिक विजन बता दो, एसेंशियल बता दो स्ट्रेटेजिक विजन के। बहुत सिंपल है, लिख देंगे बिल्कुल सर। पूरा का पूरा कहानी लिखाना बढ़िया सी, ठीक है। ये 4 वोली पॉइंट आ गए। अब लेकिन क्या हुआ, 39 लास्ट क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम पेपर्स, अभी लास्ट पेपर में ही आया था शायद। ये कौन सा वाला है, हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 38। ये देखो जी क्वेश्चन, एलडीआर लिख के चलेंगे, इंपॉर्टेंट मार्कर के चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सर इसके अंदर, आओ बताता हूँ। उसने बोला एक सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड एसपीएल है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो बनाती है, 2024 से। कंपनी वांट्स टू स्टार्ट अ स्ट्रेटेजिक पाथ। स्ट्रेटेजिक पाथ से यूजुअली पता चल जाता है, पाथ हमेशा बड़ी बड़ी बातों में, तो पाथ हमेशा कहीं ना कहीं कंपनी के विजन या मिशन से जुड़ा हुआ होगा। टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर, कि हमें फ्यूचर में क्या फॉलो करना है। एज टू बिल्ड द बेस्ट क्वालिटी सेमीकंडक्टर, वो कहता है वो बेस्ट क्वालिटी सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो स्ट्रेटेजिक पाथ बना रहे हैं कि हम कैसे बेस्ट क्वालिटी बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बड़ा विजन है। एंड डिस्प्ले डिजाइन विद द इनोवेटिव इकोसिस्टम, और कहते हैं कि हम ऐसा को डिस्प्ले करेंगे, डिजाइन को कुछ इनोवेटिव लेके आएंगे टू enable India's emergence as a global hub for the electronic manufacturing। India's emergence, जब इतना बड़ा नाम आ जाता है तो समझ लो ये किसकी बात करने वाला है, क्वेश्चन विजन की बात तो करने वाला है। ठीक है जी, यहां से पता चल गया। प्लेसिंग कोर वैल्यूज एज ए प्रायोरिटी, वो कह रहा है जो कोर वैल्यूज होती है ना कंपनी के, टॉपिक है इसके अंदर, इंटेंट के अंदर वैल्यूज भी आता है, तो जो कंपनी की वैल्यूज है वो उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है तो हम अपनी वैल्यूज भूल जाएं। प्रिंसिपल वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इट वुड लाइकली टू क्लियर द articulate its aspirations to the stakeholders with guiding बेकन टू कीप इंस्पायरिंग इट्स वर्क। मतलब वो कहता चाहते हैं हम ये मैसेज पास करना चाहते हैं कि अगर हम कुछ बड़ा भी करेंगे और कुछ ऐसा भी करेंगे कि बहुत बड़ा करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी वैल्यूज को भूल जाएंगे। हम ये आप लोगों को क्या करते हैं, स्टेक होल्डर्स को सबको तसल्ली दे रहे हैं। ठीक है जी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटेंट विच विल बी इंडिकेटेड टुवर्ड्स। यहाँ पे कौन सा इंटेंशन से पता चल रहा है, वो तो हमें पता लग गया, विजन है भाई। इतना बड़ा अगर आप कुछ करना चाहते हो, इंडिया का बेस्ट बनना चाहते हो, तो ये विजन होगा इतना बड़ा। वो तो कंपोनेंट हमें पता चल गया। वाई सच कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट। अब अगर इतनी बात आती है ना, तो यूजुअली बंदे को क्या लगता है कि एसेंशियल्स पूछ रहा होगा, कि विजन बता दिया और उसके क्या क्वेश्चन होता है अगला, विजन के अंदर एक ही तो टॉपिक है, एसेंशियल बता दो। वही वाली बात यहां कह रहा है, विच व्हाई दिस कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ सच कंपोनेंट्स। अब इसने खेल कर दिया। हमने जो इंपॉर्टेंस को एसेंशियल समझा था, वो इसने बोला कि नहीं, वो तो इंपॉर्टेंस बताओ, साथ में एसेंशियल्स भी बताओ स्ट्रेटेजिक विजन के क्या होते हैं। तो ये छोटा सा खेल आया आपका कब, मई 25 के अंदर, जिसमें बच्चे एसेंशियल्स तो लिखा है, लेकिन कहीं बच्चे मतलब उन्होंने बेसिक तरीके से सिंपल से बनाने की कोशिश करी, एक आधा पॉइंट ठीक भी बनाया होगा, लेकिन सही तरीके से आंसर नहीं बना पाए। ठीक है, वो मैं भी समझ सकता हूं, और इसलिए हम उसको प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए आइए। सर डेफिनेशन में क्या लिखना है, बिल्कुल वही लिखना है, क्या करता है, ब्लूप्रिंट होता है कंपनी के अंदर, बिल्कुल ठीक है। कंपनी कहाँ लैंड करना चाहती है, कंपनी क्या करना चाहती है, व्हाट द कंपनी वांट्स टू अचीव, ये सारी बातें हमारी विजन के अंदर होती हैं। अब उसके बाद आता है एसेंशियल्स, पहले ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। एसेंशियल्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक विजन क्या होता है सर, एंटरप्रेन्योरल चैलेंज, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब होता है क्रिएटिवली थिंकिंग करना, ताकि फ्यूचर ये वाले यहाँ पे भी क्रिएटिव थिंकिंग एंड फ्यूचर डायरेक्टेड। तो इसका मतलब क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग करना, ताकि फ्यूचर के बेसिस पे क्रिएटिव थिंकिंग करके चलना, मतलब विजन का लिए क्या होता है हमारा, एसेंशियल होता है। एंटरप्रेन्योरल चैलेंज इसका ऊपर का नाम है, मेन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब याद रहना चाहिए वैसे तो। ठीक है, दूसरा क्या है, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब स्मार्ट स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेना, स्मार्ट तरीके से सोचना, मतलब इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर इंटेलिजेंट होना चाहिए, मतलब बढ़िया तरीके से करने वाला। जितना इंटेलिजेंट होगा एंटरप्रेन्योर, उतना बढ़िया उसका बिजनेस भी होगा। फिर एंथुजियाज्म क्रिएशन होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार इसमें कुछ, जैसे वो कह रहे हैं इंडिया का बेस्ट सेमीकंडक्टर बनना है, हम सब कुछ वैल्यूज से करेंगे, कितना मोटिवेटिंग कितना इंस्पायरिंग लग रहा है। ये हुई ना बात। फिर उसके बाद डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, मतलब क्लियरली डिफाइन करना चाहिए उसको कि हम किस पाथ पे चल के किस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने वाले हैं। इतने हवा में बातें नहीं करनी है, तो जो ऊपर वाली बात होती है इंटेंट के अंदर की बातें नहीं करनी है, गाइड भी करना है उसको, डायरेक्ट भी करना है कि वो एक्शंस कौन से एक्शंस करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हमें 100% लिख के आने, किसके अंदर, एसेंशियल के अंदर। ये चारों पॉइंट, एंटरप्रेन्योर का चैलेंज आ गया, इंटेलिजेंट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, उसके बाद एंथुजियाज्म होना चाहिए उसके अंदर, क्रिएट करना चाहिए, और डायरेक्ट करनी चाहिए उसको, इल्यूमिनेशन मतलब क्लियरली डिफाइन करने चाहिए। ठीक है ना, तो उसे डायरेक्शन क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए, एंथुजियाज्म रखना चाहिए, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब एक पॉइंट बचता है उस आंसर को कंप्लीट करने के लिए, जिसका वजह से हमारा 1 से 1.5 नंबर कट सकता था, विच इज इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस आपके पेज में ही थी, लेकिन हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं करी, अब ढूंढ लेते हैं, आ जाओ। इंपॉर्टेंस नंबर 1, क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन।
ठीक है ना, इट पॉइंट्स ऑफ द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस क्या होती है विजन की, कि वो कहीं ना कहीं क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है, विजन बताता है। मतलब इस तरीके से वो कर देते हैं, घोड़े क्या लगे होते हैं ना, वो उसका विजन सेट है, उसने विजन सेट कर दिया आपका कि ये मेरा विजन है, मतलब क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन उसने हमारे को दे दी। दूसरा नंबर, उसके हिसाब से वो क्या करता है, शेप करता है ऑर्गेनाइजेशनल की आइडेंटिटी को, कि ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी, जैसे उसने बोला अगर हमें इंडिया का बेस्ट बनना है ना, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उसी तरीके से काम भी करना पड़ेगा, मतलब हमें वैसी शेप भी लेनी पड़ेगी कि हम सारा का सारा फोकस उसी डायरेक्शन में कर रहे हो। बिल्कुल सही है। और तीसरा उसने यहां से बोला क्या, कि सोर्स ऑफ अलाइनमेंट एंड इंस्पिरेशन फॉर द स्टेक होल्डर्स, और कहीं ना कहीं हमें अपने स्टेक होल्डर्स की जो भी वो इंस्पिरेशन लेके आए थे, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन थी, हमको उनको क्या करके चलना पड़ेगा, साथ में लेके चलना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ऐसा ना हो कि अपने स्टेक होल्डर्स को भूल जाओ, तो कहीं ना कहीं उनको अलाइन करके रखना, उनको इंस्पायर करके रखना, ये भी क्या कौन प्रोवाइड करता है, ये भी किसमें कौन सी किसकी इंपॉर्टेंस है, ये विजन की। तो विजन कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट की एस्पिरेशंस टू द स्टेक होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं वो जो भी एक्सपेक्टेशन होती है, जो भी मैनेजमेंट की, विजन क्या करता है, उनको अच्छे से कम्युनिकेट करता है कि हम किस लेवल पे सोच रहे हैं, और हमें आप सबकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसका भी ध्यान है। कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है, तो उसका भी हमने पूरे तरीके से ख्याल रखा है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर, यही 3 बातें उन्होंने लिखी अपने आंसर के अंदर। आ जाइए कर लेते हैं। कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है सर? विजन यूज हो रहा है, बहुत बढ़िया। कौन होता है सर? ये ब्लूप्रिंट होता है, बिल्कुल। मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस को क्या करता है, निकाल के देता है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग उसी डायरेक्शन में जाएंगे। स्ट्रेटेजिक विजन इज इंपॉर्टेंट, क्या देखो, क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन करने के लिए, ताकि हम लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन कर पाए कि हमारा डायरेक्शन किस गोल को अचीव करने के लिए है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को उस तरीके से शेप करता है, वैसा कल्चर बनाना, और लास्ट में उनको अलाइन करना और इंस्पायर करना, किसको, स्टेक होल्डर्स को, मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना, और उसके बेसिस पे उनको बोलना कि आपके जो भी आपने जो भी सोचा था वैसा ही अचीव होगा, लेकिन हम आपको विजन में सब कुछ बता रहे हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करके चलो, इंस्पायर करके चलो, अलाइन करके चलो उनको। ये 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप भूल सकते हो पेपर के अंदर। एसेंशियल्स बिल्कुल वही है, क्रिएटिव फोरसाइट वही, क्रिएटिव थिंकिंग, इंटेलिजेंट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, उसके बाद एंथुजियाज्म होना चाहिए, और डायरेक्शन को से इल्यूमिनेट करना चाहिए, मतलब डायरेक्शन दिखानी चाहिए। ये वही 4 पॉइंट है। अपने वाले पॉइंट लिखे आना, ये वाले नहीं भी लिखे होगे, बिल्कुल सही है वही वाले पॉइंट। ठीक है, यहां तक हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है। विजन के बारे में सब हमने जान लिया, विजन की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, देन इंपॉर्टेंस एंड देन असेंशियल्स। ये 3 टॉपिक हो गए विजन के अंदर। क्लियर सर? डन है। एलडीआर मार्क करेंगे इंपॉर्टेंस वाले को, भूल ना जाए। चलो जी, लास्ट डे रिवीजन। आ जाओ आगे। एक क्वेश्चन नंबर 30 है, ये भी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैट्रिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है आई गेस, या किसी और से है, वो भी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अब उसके बाद क्या आता है सर? अब ना एक क्वेश्चन है इसके अंदर, वो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैंने फिर भी जस्ट फॉर अ सेफर साइड आप लोगों के लिए लिख दिया। क्या वो कहता है कि जो हम डे टू डे नेचर के अंदर डिसीजंस लेते हैं, वो वाले डिसीजन कैसे अलग होते हैं, जिनको हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बोलते हैं। मतलब वो कह रहे हैं बेसिक तो डे टू डे डिसीजन मेकिंग होती है, तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन से क्या अलग होती है। तो पहले पॉइंट, इसको आंसर लिखने का सिंपल तरीका क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमेशा लिए जाते हैं किसी स्ट्रेटेजिक इश्यूज के लिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। स्ट्रेटेजिक डिसीजन किस लिए लिए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज होंगे कुछ, उनके लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना जरूरी है। अब किस लिए इनकी नेचर क्या होती है, कि हमें ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज कौन से वाले, जो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इश्यूज के लिए कौन डिसीजन लेते हैं, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन। तो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन कौन से डिसीजन हो गए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो गए। ठीक है जी। दूसरा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जो ऊपर लेवल पे लिए जाते हैं ना डिसीजन, उन्हें स्ट्रेटेजिक डिसीजन बोला जाता है। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन हो गए स्ट्रेटेजी की फॉर्मुलेशन वाले, सिंपल। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाले। फिर जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, जो इंपैक्ट करता है किसके ऊपर, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होंगे वो। फिर जो स्ट्रेटेजिक इशू फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो फ्यूचर को लेके हमारे को क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करना। और लास्ट, स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो कंसिडरेशन फॉर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर डिसीजन होते हैं, ये भी सारे कौन से होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं। तो बेसिकली वो क्वेश्चन के अंदर सिंपल पूछना चाह रहा था कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन नॉर्मल डिसीजन से कैसे अलग है। तो हमने बता दिया कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज के लिए होता है, टॉप लेवल पे लिया जाता है, रिसोर्सेज के लिए इंटीग्रेशन करने के लिए भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड सोचने के लिए भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी के लिए भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट से मिलता जुलता आंसर बन रहा है, देख लेना इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, चलो जी। फिर आता है क्या सर, पहले अगले टॉपिक पे चलते हैं, वही वाला मिशन का ही पॉइंट है, वो वाला भी वो वहां देख लेंगे। चलो जी, आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ट्राई करेंगे जल्दी से 1.5 घंटे में खत्म कर दें। सर नेक्स्ट वाला क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट में मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन एंड पर्पस क्या होता है हमारे मिशन का। मिशन के अंदर से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे प्यारे से, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक तो क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है मिशन स्टेटमेंट की।
ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यों जरूरी होता है, ठीक है ना, सिंपल से पॉइंट है, वो वाले पॉइंट यहाँ पे भी हैं और वो वाले पॉइंट यहाँ पे भी हैं। उसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ शुड एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, ये क्वेश्चन नंबर 28 आया अभी पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, हाउ शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन ये बोले या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन बोले, सेम ही बात है। कभी कभी एक बारी के लिए हाउ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी अचीव्ड, अगर कभी ऐसा भी बोल देता है, इसका आंसर भी यही होता है, ये बात याद रख के चलना, लास्ट डे पे एक बार आंखों के आगे से निकाल जाना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैसे अचीव होते हैं, वो भी यही वाले आंसर के अंदर आ जाता है, यही वाला आंसर इसका बनता है, ठीक है। तो मेन किसका आंसर है, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन बोल लो या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट बोल लो, सेम ही बात है। क्या कौन सी, यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, यहीं से पढ़ लेते हैं। यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, कहीं ना कहीं वो यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस के बारे में बताता है कि जो पर्पस है हमारा सारे एक ही तक पर्पस की तरफ अलाइन होकर चले, इसलिए। दूसरा होता है जो याद रखने के लिए हमने पढ़ा था कि यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस ये कि फोकल पॉइंट है, कि एक फोकल पॉइंट जिसकी तरफ वो लोगों को लेके जाना चाहता है, कि सब सोच लो ये विजन की ये फोकल पॉइंट है हमारा, हमें इसको क्या करना है, अचीव करना है, कहीं ना कहीं ये सेंट्रल पॉइंट है हमारा, जहां ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को देख रही है। फिर उसके अंदर रिसोर्स की एलोकेशन करना, मिशन में रिसोर्स कैसे एलोकेट होगा, मोटिवेट करके चलना, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, जितना बेटर क्लाइमेट होगा उतना बढ़िया लोग परफॉर्म करेंगे, टास्क को कैसे साइन करना है, किस पे क्या ऑब्जेक्टिव जाएगा, परफॉर्मेंस को असेस करना, मतलब इनवैल्यूएट करना, कंट्रोल करना, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे सर, इंपॉर्टेंस होती है मिशन की बोल लो, या फिर कि मिशन क्यों होना चाहिए, व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे हैं, रिसोर्स की एलोकेशन करना, फोकल पॉइंट, यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, ट्रांसलेट करना वर्क स्ट्रक्चर में, स्पेसिफाइड पर्पस एंड गोल क्या होगा, मोटिवेट करना, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बढ़िया तरीके से रखना, मतलब टोन अच्छी बना के रखना, ताकि बढ़िया तरीके से लोग काम करें, खुशी से काम करें, यही है। एक बार आया हुआ पेपर के अंदर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड उतने आते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब उसके अंदर जो क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, क्वेश्चन आया 15, आओ पहले तो तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं। फर्स्ट वी नीड अ गुड बिल्डअप, देन विल आंसर इट। एक बार सच्ची सच्ची बता दो कि तुम लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, तुम लोगों को एक्चुअली में याद भी हो रहा है, तुम्हें समझ भी आ रहा है, तुम्हारे क्वेश्चन भी हो रहे हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, सर आ रहा है। ये आया क्वेश्चन जी, मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी फोकसेस ऑन द क्वेश्चन हु वी आर एंड व्हाट वी डू, एक्सप्लेन ब्रीफली। सिंपल क्वेश्चन आया, कई बार ये आया, अक्टूबर में आया था 5 मार्क्स, अब एमटीपी में, और अप्रैल 21 में आया था, एमआरटीपी में 23 में आया था, ठीक है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बताना पड़ेगा मिशन के बारे में, तो मिशन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, हु वी आर एंड व्हाट वी डू, यही दो क्वेश्चन हमारा मिशन स्टेटमेंट मेन जो होता है आंसर करता है, और फिर बहुत सारे आंसर करता है जिसे बिजनेस डेफिनेशन बोलते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा बहुत मिशन के बारे में क्या लिखना है ये जानना पड़ेगा, उसके अंदर तो फिर यही इन अदर वर्ड्स द मिशन जस्टिफिकेशन ऑफ द फॉर्म्स, ठीक है, कुछ नहीं है। तो बस इसका जो हमें आंसर बनाना है, अब तो कैसे बनेगा, इसने कैसे बनाया हमारे नोट से हम भी देख लेते हैं, आ जाओ। तो सिंपल सी बात है, जब आपने आंसर बनाना है मिशन का, तो शुरू कहां से करेंगे, A company's mission statement typically concentrates on its current business को। तो सबसे पहले जो बिज क्या करता है, देखो यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन भी, हु वी आर एंड व्हाट वी डू, हु वी आर नाउ, यही वाला जो हमें क्वेश्चन अचीव करना था। तो सबसे पहले मिशन के बारे में क्या लिख के आना है, कि वो आपका करंट बिजनेस का स्कोप डिफाइन करता है। विजन तो होता है जो बहुत बड़ा होता है, कि हम बताते हैं हमें इंडिया का बेस्ट बनना है, उसके अंदर हम एक स्कोप डिसाइड करते हैं, तो वो जो स्कोप होता है वो मिशन के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले करंट बिजनेस का क्या स्कोप है, ये कौन डिफाइन करता है, हमारा मिशन डिफाइन करता है, बढ़िया। उसके अंदर वो डिस्क्राइब करता है ब्रॉडली क्या क्या, प्रेजेंट कैपेबिलिटी हमारी क्या है, हम प्रेजेंटली कहाँ खड़े हैं, कस्टमर फोकस क्या है हमारा भी करंटली, कौन कौन सी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करने वाले हैं, और बिजनेस मेकअप क्या है हमारा, बिजनेस किस तरीके से हम ड्राफ्ट करने वाले हैं, हु वी आर एंड व्हाट वी डू राइट नाउ, मतलब अभी वो अपने करंट करंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, करंट बिजनेस का स्कोप कैसे डिफाइन करेगा, बता के क्या, मेरी प्रेजेंट कैपेबिलिटी, मान लो मैं कोई यूनिट हो जो प्रोडक्शन करता है, तो मेरी अभी करंट प्रोडक्शन की प्रेजेंट कैपेबिलिटी क्या है, मेरे कस्टमर का फोकस क्या है, मेरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी जो मैं परफॉर्म करने वाला हूं, बिजनेस का ओवरऑल मेकअप क्या है, कि बिजनेस किस तरीके से ड्राफ्ट होगा, कैसे चलेगा, जो ताकि उससे मेरे क्या आंसर हो जाए, कि अभी मैं हु वी आर, हम करंटली कौन है, और व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम कौन है और हम क्या करते हैं का आंसर मेरा इससे पता चल जाएगा। तो ये आपका स्टार्ट ऑफ द आंसर बनता है, बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक है। ये बना के आना है करंट बिजनेस स्कोप, और उसके अंदर ये सारे के सारे जितने भी मार्क्ड वर्ड्स है ना, ये आपको पेपर में लिख के आना है जब भी मिशन मिलेगा आपको, ठीक है। इसके साथ में फिर एड ऑन करना है क्या, ये आर्टिकुलेट करता है रीजन फॉर द फॉर्म एग्जिस्टेंस, और कहीं ना कहीं मिशन क्या करता है, मिशन आर्टिकुलेट करता है, डिफाइन बोल सकते हैं, डिफाइन करता है क्या, कि रीजन क्या है फॉर्म की एग्जिस्टेंस का विद इन दिस सोसाइटी, मतलब उस इंडस्ट्री के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर हम लोग एग्जिस्ट क्यों करते हैं। और मन करा लिखने का तो लिख सकते हो कि डिजाइन किया जाता है हेल्प करने के लिए पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को, ताकि वो क्लियरली समझ पाए कि कंपनी का पर्पस क्या है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट राइट नो लिखना हो तो लिख सकते हो। लिखा हुआ नहीं आंसर में, ये 3 पॉइंट लिखे थे, ये 3 पॉइंट हमने बना लिए, यहां से हमारा बढ़िया सा स्टार्ट तैयार हो जाएगा मिशन के आंसर का। कराएंगे इतना स्टार्ट, सर? यस सर। बस उसके बाद क्या,
अब इस स्टार्ट को अगर आपको बढ़ाना पड़े, क्योंकि अब जो उसने क्वेश्चन पूछा उसके अंदर इसने कुछ ऐसा तो पूछा नहीं कि इंपॉर्टेंस बता दो, नहीं पूछी। अब दिया उसने 4 नंबर का ये क्वेश्चन, ना इंपॉर्टेंस पूछी, ना ही पूछा कि हाउ, या पूछा कि वाई ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्यों होना चाहिए, ये भी नहीं पूछा। ये भी पूछ सकता था, उसके बाद ये पूछ सकता था क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मिशन की, ये भी नहीं पूछा। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये भी नहीं पूछा। कुछ भी नहीं पूछा, सिंपल पूछा कि मिशन स्टेटमेंट ये दो आंसर करते हैं, बता दो। तो फिर बताने के लिए तो हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तब जब आंसर आपने मिशन का बढ़ाना हो, किसी भी पर्टिकुलर आंसर पे ना जाते हुए, तो किसका सहारा लेना है? इन सारे बिजनेस डेफिनेशंस का। तो आप क्या लिखोगे? बिजनेस जो हमारा मिशन होता है वो बताता है कि हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। वो ये भी बताता है क्या कि हम क्या ग्रोथ सीख कर रहे हैं, हमें क्या लगता है कि हम कितने कैसे ग्रोथ करने वाले हैं, क्या ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बताता है। क्या हम बनना चाहते हैं, तो उन्हें क्वेश्चन में पूछ ही लिया, ठीक है ना। किस बिजनेस के अंदर है हम, ये भी उसने हमने बता दिया उसको ऊपर। फिर whom we intend to serve, हम किसको सर्व करने वाले हैं, मतलब हमारा कस्टमर बेस क्या होने वाला है, हम ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। किस को क्या हम बिजनेस के क्या विच ब्रिंग अस टू दिस पर्टिकुलर बिजनेस, क्या लेके आए, हमारे हमारी क्या मोटिवेशन थी, क्या इंस्पिरेशन थी। ये सारी बातों से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को इंक्रीज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको बीकॉम वाला खेल थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। ये इन्होंने आंसर में खुद से बताया, तब मैंने आप लोगों को बोला, वरना मेरे को बोलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे देखो जो जो पॉइंट हमने पढ़े मार्क करेंगे जल्दी से। प्रेजेंट बिजनेस का स्कोप, यस। हु वी आर एंड व्हाट वी डू, यस, ये तो हमने पढ़ ही लिया बिल्कुल। ब्रॉडली डिस्क्राइब करता है क्या क्या चीजों को, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, कस्टमर का फोकस क्या है, बिजनेस का मेकअप क्या है, बिल्कुल जी, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद मिशन स्टेटमेंट क्या करता है, सर्व करता है क्या, बट कस्टमर इटसेल्फ की कौन से कस्टमर को हम सर्व करते हैं, ये बोले क्वेश्चन वो ले आया। कौन सी नीड सेटिस्फाई करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन सारे बिजनेस की डेफिनेशन में आते हैं, कोई भी डाल सकते हो। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ एम्बिशन की, कैसे ग्रोथ करने वाला है बिजनेस, तो ये आ गया। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपनी स्पेशल आइडेंटिटी बना पाए। उसके बाद पाथ फॉर द डेवलपमेंट, की अपना डेवलपमेंट का पाथ कर पाए। तो बेसिकली इस आंसर को वो बढ़ा रहा है, आप जैसे बढ़ाना चाहते हो वैसे बढ़ा सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। इसकी एग्जिस्टेंस क्या सीख करता है, ये क्या अचीव करना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स। उसके बाद क्या कह रहा है, सर्व एज अ जस्टिफिकेशन फॉर द फॉर्म्स वेरी प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बेसिकली प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस के बारे में अपना करंट बिजनेस का स्कोप डिफाइन करके चलता है। विजन मिशन, यही होता है मिशन। क्लियर है? ठीक है सर, तो आपने इस आंसर को किस तरीके से बढ़ाना है, देखो इस आंसर के बीच में मेरा पॉइंट कहने का मतलब है कि मिशन का आपको जो भी पता होगा ना, आप उसके अंदर से पॉइंट्स उठा के डाल सकते हो। जैसे कि अब इंपॉर्टेंस की बात करूं, नहीं डाल सकता, बिल्कुल डाल सकता है। पर्पस की बात करी उसने, यहाँ से डाल सकते हो कि वो पर्पस यूनानिमस करके चलता है। फिर उसने कहीं ना कहीं कंपोनेंट से भी पॉइंट उठा सकता है, वो उठाया इसने यहाँ से भी एक पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला भी ले सकते हो कि वो स्पेशल आइडेंटिटी वाला ये है, स्पेसिफिक नीड्स टू सेटिस्फाई वाला पॉइंट, ये कंपोनेंट से आया हुआ है। तो बेसिकली इसने आंसर को सिर्फ मर्ज करके सारा मिशन में जो जो पता था सब लिख दिया। तो ऐसा कोई क्लियर एंड डिफाइंड आंसर नहीं है इसका, अपने तरीके से आंसर लिखाना। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है, चलो जी। ये हमारा ये वाला आंसर सॉल्व कर देते हैं। हमने दो क्वेश्चन पढ़ लिए, एक तो मिशन के बारे में आएगा, तो ओवरऑल कैसे आंसर बनाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंस क्या होती है, या फिर व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, जिसमें हमने ये वाले पॉइंट्स देख लिए, जिसके अंदर बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है। यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस स्टार्टिंग यहाँ से होती है। फिर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस का मतलब एक फोकल पॉइंट सेट होना चाहिए, दो। उसके बाद वही सारे पॉइंट जो पहले पढ़े, रिसोर्स को इंटीग्रेट, रिसोर्स किस तरीके से एलोकेट होंगे, ये बहुत जरूरी है। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद मोटिवेशन होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको सही में क्या करना है, सुपरवाइज करना है, मतलब कंट्रोल वगैरह करके चलना है, ताकि हमारे क्या बने रहे, परफॉर्मेंस को असेस करके चलते रहना। ठीक है, ठीक है जी। अब उसके बाद यहां से निकल के आते हैं दो क्वेश्चंस और, प्यारे प्यारे से। जो नहीं आया पेपर के अंदर वो है अभी, मतलब एग्जैक्टली नहीं आया, करेक्टरिस्टिक्स को का नाम से नहीं पूछा, कंपोनेंट्स के नाम से पूछा है। दोनों दोनों जो पॉइंट्स हैं सिमिलर से हैं, बट थोड़ा सा डेफिनेशन में हल्का सा फर्क है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होते हैं गुड मिशन स्टेटमेंट की, गुड मिशन स्टेटमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? प्रिसाइज होनी चाहिए भाई, बढ़िया सी होनी चाहिए मिशन स्टेटमेंट, हमेशा बहुत क्लियर सी होनी चाहिए, स्पेसिफिक सी होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि समझ ही नहीं आ रही है। क्लियर होनी चाहिए, सारे इजिली अंडरस्टैंड बाय ऑल स्टेक होल्डर, सबको समझ आ जाए। ठीक है, फिजिबल होनी चाहिए, मतलब सुन के लगे कि अचीव हो सकता है, ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल जी। उसके बाद डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या है कि यूनिक होनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से यूनिक होनी चाहिए, मतलब कंपटीटर से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और मोटिवेटिंग होनी चाहिए, मतलब इंस्पायर करनी चाहिए सारे के सारे इंप्लॉयज को। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? यस, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी। तो हमने ये वाले पॉइंट्स पढ़ लिए, ये तो हमारी सारी क्या, सारी क्या थी सर, हमारी ये सारी की सारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। क्या क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर, यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर है। चलो जी, आगे आ जाते हैं। अब उसके बाद इसका जो पेपर में क्वेश्चन आया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो हमें पक्का एलडीआर करके चलेंगे सर, क्या है वो बोला, क्वेश्चन नंबर 23 आया, कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट बता दो। ये जो फोटो लगी है यही पेपर के अंदर लिख के आनी है पूरी, कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। या फिर ये भी ऐसे पूछ सकते हैं, पॉइंट्स बता दो जो कंसीडर करे जाते हो वाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी की। मिशन स्टेटमेंट को राइट करते हुए आप कौन से कंपोनेंट्स को ध्यान देते हुए कौन सी चीजों को कंसीडर करके चलते हो। तो इसका आंसर क्या बनाना है कि पहला, देखो ये दोनों आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनका जो पेपर में इन्होंने आंसर लिखा है वो इसके बेसिस पे लिखा हुआ है। पॉइंट्स ये भी सारे के सारे सही है, ये भी लिख सकते हो कि यूनिक हो। यूनिक इन्होंने यहाँ भी उठाया, ये देखो यहाँ पे लिखा है यूनिक, यहाँ भी है।
ठीक है, तो क्या लिखा, गुड मिशन स्टेटमेंट यूनिक होनी चाहिए टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप, तो यूनिक होगी सबसे पहले। कंपोनेंट्स कौन कौन से मिशन स्टेटमेंट के या फिर कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है जब आप मिशन स्टेटमेंट बना रहे होते हो कि यूनिक बनाना, कंपोनेंट क्या है, यूनिक होना चाहिए। दूसरा, आपका जो आप जो मिशन होता है वो क्या है, मिशन में ये नहीं होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाना इज नॉट अ मिशन, ठीक है, वो आपका लास्ट में क्या एंड गोल होता जरूर है हर ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, मिशन नहीं होना चाहिए। तो मिशन ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी टू मेक प्रॉफिट्स, प्रॉफिट वाला मिशन नहीं होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए, वही वाले 2 पॉइंट, क्या कंपटीटिव एडवांटेज आपका मिशन होना चाहिए, वो होगी तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। फिर क्या हुआ, ओन स्पेशल आइडेंटिटी, कहीं ना कहीं आपका मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्या दिखनी चाहिए, आपकी स्पेशल आइडेंटिटी दिखनी चाहिए, टू एस्टेब्लिश द स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस, वन दैट टिपिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंपीटिटर्स, तो कहीं ना कहीं यही वाले पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है ना। तो कुछ नया नहीं करना है, सबसे रियलाइजेबल डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, मोटिवेटिंग होनी चाहिए, क्लियर एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए, यही पॉइंट यहाँ लिख रहा है, दोनों को मिला जुला के आंसर बनाओगे गलत नहीं होगा। और लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं, क्लियरली स्पेसिफाइज नीड्स टू सेटिस्फाई, कि हमको क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि हम किस नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले हैं, यही पॉइंट इसने उठा के ऊपर वाले आंसर में भी डाला था जब हम मिशन वाला कर रहे थे। तो 4 पॉइंट्स मेरे साथ साथ जल्दी से, क्या है जी, कंपोनेंट्स क्या होते हैं मिशन स्टेटमेंट के, पहला वो यूनिक होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं, नॉट फॉर द प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं होता, सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए होता है, ये मिशन में क्लियर होना चाहिए कि नॉट टू मेक प्रॉफिट्स, हम प्रॉफिट्स कमाने के लिए नहीं है, हम सर्वाइवल और ग्रोथ करने के लिए हैं। सेकंड, थर्ड, हमारी अपनी स्पेशल आइडेंटिटी है जो डिफरेंट है फ्रॉम द कंपटीटर्स है, हम बिल्कुल यूनिक है, नवे हैं। और चौथे नंबर पे हम क्लियरली सेटिस्फाई करते हैं कि हम क्लियरली बताते हैं क्या कि हम कौन सी कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले हैं। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर, यही वाला आप लोगों ने आंसर क्या लिखने आना है, लिख के आना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट डिफाइंस बिजनेस बाय नीड सेटिस्फाई, कस्टमर कौन से टारगेट होंगे, कंपिटेंसीज कौन सी यूज होंगी, वही वाला पॉइंट है। इसी में से ये आंसर बना हुआ है, दोनों एक ही क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड मिशन स्टेटमेंट की, या फिर बोल लो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या फिर बोल लो पॉइंट्स कौन से कंसीडर किए जाते हैं, वन एंड द सेम थिंग, तीनों आंसर क्वेश्चन सेम ही है, बस पेपर के अंदर अगर मैं बताऊंगा तो ये आंसर फॉलो हुआ है तो हम यही आंसर फॉलो करेंगे। क्लियर, बात क्लियर है? यस सर, चलो जी। चलिए जी, चलिए, डनाडन। मेन यहाँ तक करना था हमारे को, ये हमने कवर कर लिया, यहाँ से सारा कवर है, 15th वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया था। चलो आ जाओ, उसके बाद क्या आता है टॉपिक, सर उसके बाद आता है अगला वाला, क्या हमारा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट बचे हमारा, बस एक रह गया मेन, तो कौन सा वाला, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल सर। सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या हो सकता है, तो बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर इन्होंने छोटा सा खेल और खेला, क्या, ऑब्जेक्टिव की जब डेफिनेशन, वैसे ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन यहाँ पे अच्छी भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव वगैरह आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स व्हिच आर प्रिसाइज एंड एक्सप्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक टर्म्स, क्या होता है स्पेसिफिक टर्म्स, रिप्रेजेंटिंग अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स, की गोल्स हम अचीव कर पाए, बेसिकली गोल्स जो होते हैं उसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बहुत क्लियर तरीके से समझना हो तो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमारा कहीं ना कहीं मैथमेटिकल हम टारगेट सेट करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। हमारा गोल है अगले साल हमने प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा लेना है, टारगेट क्या हुआ 20% बढ़ा लेना है, तो 20% क्या हो जाता है, बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है सर। चलो, अब आप लोगों ने याद रखना है क्या, जब भी वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा और उसकी डेफिनेशन बनानी है, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, डेफिनेशन हमेशा लिखना हर किसी की स्टार्ट में, पूछ रहा नहीं पूछ रहा डजंट मैटर, ठीक है सर। अब ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन कैसे शुरू हो रही है, ऐसे हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स आर द परफॉर्मेंस टारगेट्स, वो परफॉर्मेंस के टारगेट्स होते हैं, यार्डस्टिक होते हैं जो प्रोग्रेस की डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, और लास्ट में बेंचमार्क एंड इवैल्यूएशन का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसने रोल एंड फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव के अंदर से डेफिनेशन उठा रखी है। वैसे हम लोगों ने ऊपर भी क्या बात करी थी, जब मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो भी हमने बोला था कि रोज और वाले पॉइंट्स ही हमारे केस में लगते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर लग जाते हैं। तो वही वाली बात है कि रोज एंड फंक्शन डेफिनेशन के अंदर से मिलता जुलता ही आता है, तो यहीं से क्या याद रखेंगे, इसको डेफिनेशन मान के चलेंगे। ठीक है सर, डेफिनेशन क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव की, बहुत क्लियर है, परफॉर्मेंस टारगेट्स, कहीं ना कहीं जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं, कि कोई टारगेट हम सेट करते हैं उस परफॉर्मेंस के लिए कि ये टारगेट है हमारा जिसे हमें अचीव करना है। ठीक है, वो हमारी यार्डस्टिक होती है किसके लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, हमें पता लगेगा अगर हमने कर लिया तो हम प्रोग्रेस पे हैं। फिर वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन एंड गाइडेंस देती है, मतलब सेंस ऑफ डायरेक्शन बताती है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, और बेंचमार्क फॉर इवैल्यूएशन, और हम उसके बेसिस पे उसे बेंचमार्क मान के क्या कर पाते हैं, इवैल्यूएट कर पाते हैं कि एक्चुअली में हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करा भी या नहीं करा। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा हमारा मिशन और गोल अचीव होगा या नहीं होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा होगा तो वो भी हो जाएगा। तो क्या डेफिनेशन क्लियर है? बिल्कुल सर। तो मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, परफॉर्मेंस टारगेट्स हो गए, यार्डस्टिक्स हो गए किसके लिए, प्रोग्रेस के लिए, वो क्या करते हैं, डायरेक्शन एंड गाइडेंस देते हैं, वो तो सभी देते हैं, और लास्ट में बेंचमार्क एंड इवैल्यूएशन का काम करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन दिखाऊंगा इसका, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, आ जाओ। उसके बाद उसके साथ उसने क्या पूछा, पेपर में हमेशा एक ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये आएगा, ये आएगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो क्या होती है एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव की, एक अच्छे ऑब्जेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कोई भी 5 आपको इसमें से चूज करनी है, एनी 5 यू लाइक। ठीक है, जैसे कि वो डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो बेसिस बनते हैं डिसीजन, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव में कोई टारगेट होगा, उसको अचीव करने के बेसिस पे आप कोई डिसीजन ले पाओगे, तो ऑब्जेक्टिव क्या बना, टारगेट बना किसका, बेसिस बना किसका, डिसीजन मेकिंग का। फिर मेजरेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो मेजर किए जा सकते हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई कंट्रोल, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो क्या करें, कोरिलेशन विद द अदर ऑब्जेक्टिव, कहीं ना कहीं वो कोरिलेट करने चाहिए अदर ऑब्जेक्टिव के साथ में। क्लियर है? क्लियर है सर।
उसके बाद में क्या आ गया सर, कहीं ना कहीं वो क्या बनते हैं, उसका चैलेंजिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो चैलेंजिंग नेचर, ऐसा नहीं है कि 5% से अगले साल की हमने सेल बढ़ानी है, 5% तो वैसे भी नॉर्मल है। अगर आपने कुछ करना है तो 15% करो, कोई अच्छा टारगेट तो रखो, अच्छा ऑब्जेक्टिव तो रखो, वो हो गया। फिर सेट विद कंस्ट्रेंट्स, कहीं ना कहीं उसके साथ में कंस्ट्रेंट्स सेट होने चाहिए कि क्या कंस्ट्रेंट है उसके, हमें पता होने चाहिए। फिर उसके बाद में क्या हो गया, क्लियर डेफिनेशन, जितने भी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव 15% मतलब क्लियरली 15%। इन सब में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उठा सकते हो। एक है फैसिलिटेशन टुवर्ड्स द विजन एंड मिशन की, वो फैसिलिटेट करने चाहिए कि इसको विजन एंड मिशन को, उनके बेसिस पे ही तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट हुए होंगे ना, तो उसी की डायरेक्शन में जाना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव भी। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? यस सर। आ जाओ मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूं इसका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, करेक्टरिस्टिक्स बता दो। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टर्म ऑब्जेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ऑल्सो आउटलाइन द करेक्टरिस्टिक्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी मस्ट पोजेस टू बी मीनिंगफुल एंड टू द इंटेंडेड रोल। तो वो सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि करेक्टर स्ट्रेटेजिक इंटेंट में ऑब्जेक्टिव जो होता है उसे एक्सप्लेन कर दो। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव इसने बोला परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं, फंक्शन एज अ यार्डस्टिक की तरह काम करता है इसका, ऑब्जेक्टिव फोकस करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ एंड ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल बिजनेस पोजीशन एंड कंपिटिटिव वाइटलिटी। तो कहीं ना कहीं वो जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उसी में की बेंचमार्क सेट करते हैं, उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं गोल अचीव करने के लिए। करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, वही वाली बात जो जो हमें याद है, डिसीजन मेकिंग के लिए काम करते हैं, फैसिलिटेटिव होते हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ विजन एंड मिशन के लिए। ठीक है, उसका सिंपल अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, टाइम फ्रेम बेस्ड होने चाहिए, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, कोरिलेट करने चाहिए एक दूसरे के साथ में, और कंस्ट्रेंट के साथ में आने चाहिए। ये सारे पॉइंट में से आप एनी 5 यू लाइक यू कैन राइट। क्लियर? यस सर। चलो जी, अब आगे बढ़ू ना, आगे बढ़ूंगा, हाँ हाँ बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 था ना ये, राइट। चलो आ जाओ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना भूल गया था शायद, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। एक क्वेश्चन और आया बड़ा प्यारा सा, जो बिल्कुल ही नहीं पता चला, एकदम से कहीं से आया और बच्चों को कंफ्यूज करके चला गया। कौन सा वाला सर? वैसे तो ऑब्जेक्टिव के अंदर एक टॉपिक बहुत प्यारा सा है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। वो कहता है कि टू अचीव द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी, जो आपने वो लॉन्ग टर्म लॉन्जिविटी की आप बात करते हो उसी की बात कर रही है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, प्रोस्पेरिटी को, तो स्ट्रेटेजिक प्लानर कॉमनली एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इन द 7 एरियाज। आपको ये 7 एरियाज आपके मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आप मान के चलना कि आपको कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी, मतलब आपने वो लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेरिटी थी आपको मिल चुकी है। तो वो 7 एरियाज आया। क्वेश्चन आया की एरियाज बता दो स्ट्रेटेजिक प्लानर शुड कंसंट्रेट। क्वेश्चन ये आया, दिखा देता हूं क्वेश्चन भी, ये देखो ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द की एरियाज इन विच द स्ट्रेटेजिक प्लानर शुड कंसंट्रेट हिज माइंड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। कहीं से भी पता नहीं चला कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके एलडीआर मार्क कर दो। पेपर से पहले देख के जाना है क्या, कि कहीं ना कहीं वो की एरियाज पूछेगा किसके, ये वाला बंदे का नाम याद रखना। एक स्ट्रेटेजिक प्लानर किस पे कंसंट्रेट करता है, हिज माइंड टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, तो वो कौन कौन से की एरियाज होते हैं। तो इसने बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिफाइन स्ट्रेटेजिक इंटेंट, कि वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके ऊपर वो के ऊपर क्या हो जाता है, अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर देयर कैन बी नंबर ऑफ एरियाज दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजर शुड कंसंट्रेट टू अचीव रिजल्ट। कहता है नंबर ऑफ एरियाज हो सकते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर, लेकिन हमारे अंदर हमने 7 कुछ ऐसे एरियाज की बात करी है जिससे हम पक्का बोल सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपका अचीव हो ही जाएगा, मतलब आपका ओवरऑल गोल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी आपको मिल ही जाएगी। तो वही वाली बात इसने यहाँ पे करी है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो यहां से आया द कॉमन एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इन द 7 एरियाज आर एज फॉलोज। तो प्लीज इसको, आपको क्लियरली आंसर में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है, गलत होने के चांसेस हैं, भूल सकते हो, कोई और आंसर लिख के आ सकते हो, तो इसलिए फोकस करना। तो सर इसको याद कैसे करना है आप लॉन्ग टर्म को? बहुत सिंपल है। देखो, एक बात याद रखना, बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बात करो। दुनिया के अंदर, नॉर्मल दुनियादारी के अंदर, दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कंपनी को अचीव करने का मन होता है। पहला, सिंपल सी बात है कि भाई हमें कंपिटिटिव पोजीशन मिल जाए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से बात करूंगा, उसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी होता है। आप लोगों के माइंड में पहला वर्ड यही आया होगा, यहाँ पे भी पहला वर्ड यही है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट याद रखने के लिए, सबसे पहला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से बताओ मुझे कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें कंपिटिटिव एडवांटेज चाहिए। बिल्कुल, एक तो कंपिटिटिव एडवांटेज, और दूसरा एक रेपुटेशन होनी चाहिए कंपनी की कि मुझे यार मेरे को ना लॉन्ग टर्म में अपना नाम बड़ा करना है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं अपने पब्लिक रिलेशंस अच्छे करने हैं। ये दो वर्ड तो पहले गांठ मान लो, तुम्हारा बाकी आंसर बन जाएगा। 7 याद रखने हैं, 2 याद हो गए। क्या? कंपिटिटिव एडवांटेज, कंपिटिटिव पोजीशन को बेटर कंपिटिटिव पोजीशन आ गई, दूसरा पब्लिक रिलेशंस आ गए जो हमें अच्छे दिखाने हैं। अब अगर आपको कंपिटिटिव पोजीशन बढ़िया चाहिए, कंपिटिटिव पोजीशन बढ़िया होने का मतलब है आपका बढ़िया प्रॉफिट। जितना ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा उतना ज्यादा आपकी कंपिटिटिव पोजीशन बढ़ेगी, आप बड़े होते जाओगे। बिल्कुल। अगर आपको अपने प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप प्रोडक्टिविटी कम कर दोगे तो कैसे कंपिटिटिव एडवांटेज बन जाओगे? बिल्कुल सही बात है सर। तो सबसे पहले जल्दी से मेरे साथ 4 पॉइंट हो गए। पहला, कंपिटिटिव पोजीशन। दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? 2 मेन ऑब्जेक्टिव, कंपिटिटिव पोजीशन चाहिए अच्छी, और पब्लिक के साथ बढ़िया रिलेशन चाहिए। पब्लिक रिलेशन को भूल जाओ। कंपिटिटिव पोजीशन अच्छी करने का मतलब है कि प्रॉफिट को सबसे टॉप पे रखना। प्रॉफिट बढ़ाने का मतलब है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना।
यहाँ तक हो गया। प्रोडक्टिविटी किसके हाथ में है? मेरे एम्प्लॉय के हाथ में। तो एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। भाई तेरे को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एम्प्लॉय तो डेवलप हो जा। एम्प्लॉय कहेगा मैं डेवलप हो जाऊंगा, साथ वाला तो हो नहीं रहा मेरे, तो पहले उनके बीच का रिलेशन सुधारो। अरे वाह, एम्प्लॉय का रिलेशन बेटर करो। एम्प्लॉय रिलेशन में काम करेंगे साथ में पार्टिसिपेटिव होके, तो बढ़िया काम करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? एक बहुत बढ़िया लीडर चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी ले आओ, जो टेक्नोलॉजिकल लीडर होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल वर्ड आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लीडरशिप के साथ टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी बातें होंगी कि इन्होंने मेनली फोकस करा टेक्नोलॉजी पे, कि आपको आने वाले टाइम पे अगर सर्वाइव करना है तो टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो जल्दी से मेरे साथ जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करेंगे। क्या कौन कौन से मेन 7 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? हमने बोला नहीं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो 2 ही होते हैं, कि एक तो मुझे कंपिटिटिव पोजीशन चाहिए, एक मुझे साथ में पब्लिक रिलेशंस चाहिए। बढ़िया। कंपिटिटिव पोजीशंस के लिए हाँ और बातें हो सकती हैं। क्या? प्रॉफिट को बढ़ा दो, प्रॉफिट के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दो, उसके लिए अच्छे इंप्लॉय के डेवलपमेंट, इंप्लॉय डेवलप कर दोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन इंप्लॉय डेवलप नहीं होंगे जब तक इंप्लॉय का रिलेशंस बढ़िया नहीं होंगे। और लास्ट के अंदर आगे एम्प्लॉय के रिलेशंस बढ़िया करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए आपको एक अच्छा लीडर चाहिए, जो टेक्नोलॉजिकल साउंड लीडर होना चाहिए। ये वाले सारे पॉइंट आपके यहाँ आगे, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कंपिटिटिव पोजीशन, उसके बाद एम्प्लॉय के डेवलपमेंट, एम्प्लॉय के रिलेशंस, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। आपको ये पॉइंट याद हो गया होगा। यही वाले पॉइंट आपके यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना है इसको। ठीक है, क्लियर है? यही वाले क्वेश्चन आए और तो कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। शॉर्ट टर्म छोटे होते हैं, लॉन्ग टर्म 2 से 5 साल वाले होते हैं। क्लियर है? बेनिफिट्स मुझे लगता नहीं मुझे तुम्हें बताना चाहिए, कभी क्वेश्चन नहीं आया फिर भी ठीक है। रिड्यूस करते हैं अनसर्टेनिटी अगर क्लियर ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, सिनर्जी बढ़ती है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं। तो सोच लो जितने आपने ऑब्जेक्टिव की बात करी उसके बेसिस बता दो। डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है। वही सारे बेसिक वाले पॉइंट्स हैं क्लियर ऑब्जेक्टिव के। चलिए, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर आता है एक टॉपिक, वैल्यूज। एक ही क्वेश्चन आया इसके अंदर और खुदा ना खास्ता वो मई 25 का ही क्वेश्चन था। बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड्राफ्ट करके दिया गया। आंसर थोड़ा सा ऐसा बनाया गया कि हमें थोड़ा सा, मुझे आंसर को थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ा, लेकिन आंसर इसी में से है। सिर्फ थोड़ा सा मुझे आपको बता दूंगा कैसे आंसर को लिखा गया। चलिए, वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आया तो बेसिकली सिंपल सी बात पूछी, वैल्यूज के बारे में बताना है हमारे को। देखो, वैल्यूज का अगर आपने बताना होगा, ये पूरे टॉपिक में से वैल्यू का आंसर बनाना कैसे, ये मेरे से सीख लो अभी, जल्दी से आ जाओ। तो पहले तो क्या होती है वैल्यूज? डीप रूटेड प्रिंसिपल्स होते हैं, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स होते हैं। कल्चर की बात करता है वैल्यू का मतलब अच्छा कल्चर मेंटेन करके चलना, बढ़िया कल्चर होना, ये वैल्यूज होते हैं। दैट गाइड एंड ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन एंड एक्शन। तो कहीं ना कहीं जो क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो गाइड करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन तेरे को काम कैसे करना है, तेरे को क्या चीजों को कभी नहीं भूलना है, मतलब तेरे को एथिकल रह के काम करना। तो बेसिकली डीप रूटेड प्रिंसिपल जो गाइड करते हैं क्या, डिसीजन एंड एक्शन को। जो भी तो डिसीजन लेने वाले, एक्शन लेने वाले, ट्राई करना कि उसके अंदर वैल्यूज हमारी क्या ना हो, वैल्यूज खराब ना हो। क्योंकि अच्छा अगर आपने कंपनी में बनना है, अगर वो जो भी ऊपर बढ़ा ना हमने, क्या पब्लिक रिलेशन बेटर करना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कल्चरली और एथिकली सही तरीके से काम करें। यहां से आपने एक पॉइंट उठाना है, नंबर 1 पहला। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट क्या बताना है, गाइड करता है बिहेवियर को। ये जो हमने वैसे तो यहाँ पे पढ़ा कि गाइड करता है, वही वाली बात यहाँ पे लिखी है। क्या वैल्यू सेट करती है टोन फॉर हाउ द पीपल थिंक एंड बिहेव। तो बेसिकली वैल्यूज के अंदर आपको क्या आता है, वैल्यू एक टोन सेट कर देती है कि लोग कैसे क्या करने वाले हैं, सोचने वाले हैं और बिहेव करने वाले हैं। जितना अच्छी आपकी वैल्यूज होंगी उतना बढ़िया लोग पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव तरीके से बिहेव करेंगे। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट गंदा हुआ, जो हमने किसमें पढ़ा था, मिशन के अंदर, तो समझ लेना कि आपकी वैल्यूज अच्छी नहीं होंगी। ठीक है, दे क्रिएट अ शेयर्ड पर्पस। और जितने अच्छे तरीके से लोग होंगे, इंप्लॉयमेंट हमारे वो जो इंप्लॉय रिलेशंस बढ़िया होने का मतलब सारे पॉइंट रिलेट हो रहे हैं। वो क्या करते हैं, दे क्रिएट अ शेयर्ड पर्पस टू ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड फोकस ऑन द लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी का मतलब कोर कंपिटेंसी एंड कंपिटिटिव एडवांटेज। तो सिंपल है। तो जल्दी से वैल्यूज क्या करता है, पहले एक डीप रूटेड प्रिंसिपल है हमारा, बहुत बढ़िया। फिर उसको क्या करता है, गाइड करता है। गाइड करने में वो क्या करता है, गाइड करता है बिहेवियर को। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गाइड करना, गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन एंड एक्शंस को, बढ़िया। फिर वो क्या करता है, सेट करता है टोन। आपने ये वाला पॉइंट सेकंड यहां से बनाना है, सेट करता है टोन को, जिसकी किसके ऊपर थिंक और बिहेव कैसे करोगे। और थर्ड नंबर पे शेयर करता है पर्पस को, ताकि आप लॉन्जिविटी में अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओ। 3 पॉइंट हो गए, यस सर। चौथा पॉइंट आता है कि वैल्यूज के अंदर 2 होते हैं, वो इंटरनल और एक्सटर्नल इंप्लीकेशंस होती हैं वैल्यू के अंदर। इंटरनल भी वो चाहिए होती है वैल्यूज, एक्सटर्नल भी चाहिए होती हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल को कैसे एक्सप्लेन किया, इंटरनल का मतलब है, मतलब वैल्यूज हमारे इंप्लॉयज के साथ में, कि एम्प्लॉयज कैसे काम करेंगे, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की, वो सारे के सारे शेयर्ड, जो वाला जो पॉइंट था ऊपर हमने पढ़ा क्या, कि शेयर्ड पर्पस से काम करे, सारे एम्प्लॉय के रिलेशन अच्छे रहे, वो हो गया हमारा इंटरनल वाला। और एक्सटर्नल में कौन रहते हैं, हमारे कंज्यूमर। तो हमारी वैल्यूज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारे जो बाहर कंज्यूमर है वो हमारे बारे में अच्छी बातें करें, उनको हम वो जो नीड है उनकी, वो हम वैसे उनको सर्व कर पाए, जो उन्हें चाहिए हम वैसा का वैसा उनको प्रोडक्ट दे पाए। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल। तो ये हमारे की क्या होते थे, ये हमारा थोड़ा सा आंसर ड्राफ्ट होने लग गया वैल्यूज का। आ जाओ मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे क्वेश्चन बैंक का, फर्स्ट चैप्टर का। उसके बाद हमारे सीएसएस वाले क्वेश्चन है, वो सिर्फ आपने एक बार रीड करने हैं, वो मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पे। पेपर के लिए वो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फिर वो तो हमें पता है आपने कितना टॉर्चर किया था हम लोगों को।
अरे तुम मेरे बच्चे हो। ये देखो सिंपल क्वेश्चन आया एक लाइन का, बट धमाकेदार क्वेश्चन था। क्या? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट फॉर अ कंपनी। व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द वैल्यूज एंड हाउ वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंट। तो इसने वैल्यू भी पूछा और ये भी पूछा वैल्यू इंटेंट से कैसे अलग है, ये भी बताएंगे। ठीक है, तो हमने बोला वैल्यू क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होती हैं कहीं ना कहीं जो गाइड करती हैं बिहेवियर को एंड डिसीजन मेकिंग को। हमने वही बात बोली, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की भी ऑर्गेनाइजेशन की भी, पहला पॉइंट वहां से उठा लिया इसने बिल्कुल। फिर दे आर कोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, इसमें कल्चरल, कंपनी का कल्चर आ जाता है, एथिकल एथिक्स आ जाती हैं, ये वाला बात होगी। फिर आ गया वही सेट द टोन जो हमने पढ़ा कि पीपल थिंक और बिहेव कैसे करते हैं, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस, ये वाला पॉइंट पढ़ लिया हमने, तो ये वाला पॉइंट हमारा 2 था, ये वाला पॉइंट हमारा 1 था, सेंस ऑफ शेयर पर्पस हमारा 3 था। ये तीनों पॉइंट्स आ गए या नहीं आ गए? बिल्कुल। कल्चरल एंड एथिकल पोस्चर याद रहा तो बढ़िया, कहीं ना कहीं कल्चर की बात करते हैं, वैल्यूज का मतलब होता है अच्छा कल्चर बनाना, एथिकल कल्चर बनाना, ये बात याद रहेगी। फिर आगे वैल्यूज में बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंप्लीकेशंस होती हैं, यस सर। इंटरनली इन्फ्लुएंस करना इंप्लॉय को, उनका बिहेवियर, उनका ट्रस्ट, उनका मॉरल। एक्सटर्नली कस्टमर्स को, सोसाइटी को एट लार्ज कैसे आप रिसीव करते हो, ये आ गया। यहां तक हमने इतना सा लिखना था बस। यहां तक हमारा आंसर अब तक हमने जो पढ़ा बिल्कुल क्लियर है। अब इसके अंदर यहाँ पे इसने ऐसी कोई बात करी जो कहीं से भी नहीं आती है, लेकिन ठीक है हम फिर भी, मैंने लिख दी है, ऐसे जरूरी नहीं है याद रहेगी, नहीं भी याद रहेगी तो चलेगा। क्या? वो कहता है कुछ कॉमन होती है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू। देखो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू में सबके अंदर होती है क्या? इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑडिट वाले बच्चे हो तुम लोग, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी रखना, इनोवेशन में ध्यान देना, डाइवर्सिटी करना। ये कह रहे हैं कॉमन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज के अंदर ये सब बातें आती हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इंप्लॉयज वगैरह के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आपने सिंपल लिखा है, सम ऑफ द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज आर इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, अपना इनोवेशन, डाइवर्सिटी, ये लिख देंगे। इतना हो गया। अब उसने सिंपल सी बात क्या बोली, बस इतना ऐसा ही आंसर बनाना था। उसने लास्ट में बोला डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड इंटेंट। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ क्या इंटेंट होता है। बेसिकली पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। इंटेंट के अंदर आप बताते हो पर्पस क्या, ऑब्वियसली विजन हमारा क्या होता है, पर्पस होता है, यस। तो ब्लूप्रिंट होता है जिसकी हमने बात करी थी। इंटेंट हमारा होता है पर्पस, कि हमारा बिजनेस का पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म में हम क्या देख रहे हैं। वैल्यूज होती है प्रिंसिपल्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सिंपल। वैल्यूज क्या होती है हमारी, प्रिंसिपल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स होती हैं जो गाइड करती है हमारे डिसीजन मेकिंग को, ताकि हम साउंड डिसीजन मेकिंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग कर पाए। और बोथ गो हैंड इन हैंड, तो इसलिए डिफरेंस नहीं है ज्यादा कुछ भी, दोनों हैंड इन हैंड में चलती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो हमारी वैल्यूज होंगी वो ज्यादा बड़ी होती है किससे, इंटेंट से। तो वैल्यूज ब्रॉडर टर्म है, इंटेंट छोटी टर्म है। बस इतना ही आपको आंसर पेपर में लिख के आना था, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब वही लिख रहा है, सम कॉमन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी छोड़ दो, इनोवेशन, डाइवर्सिटी, जो याद रहा वो लिख देना, 2-3 पॉइंट्स भी याद है, ठीक है। वैल्यूज एंड इंटर्न्स आर टू डिस्टिंक्ट कंसेप्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये पर्पस बताता है, ये प्रिंसिपल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स बताता है। वाइल ये हैंड इन हैंड तो चलते हैं, वैल्यूज ऑफन डिराइव करती हैं इंटेंट को। मतलब कहीं ना कहीं वैल्यूज क्या है, ब्रॉडर है और मोर फाउंडेशन है इंटेंट से। तो मतलब वैल्यू हो गया पूरा ओवरऑल एथिक्स, इंटेंट तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, पर्पस तो बाद में आएगा। पहले क्या आएगा, पहले आपको एथिकली और आपके जो आपके प्रिंसिपल्स आएंगे वो पहले आएंगे। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है और यहीं पे आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। जो हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए बढ़िया बढ़िया आरटीपी एमटीपीस के। मैं एक बार वापस जाके देख भी लूंगा। ये वाले टॉपिक के अंदर कुछ नहीं है, सिंपल रीड है। अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, देख लेना, देखना होगा तो, नहीं देखना होगा तो छोड़ देना। जस्ट विल गो थ्रू वंस कि मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, वो मैं एक बार जल्दी से देख लेता हूँ। 2 घंटे से भी कम में अगर हमने बढ़िया से रिवाइज कर दिया तो आई डोंट थिंक आप लोगों को इससे प्रॉब्लम होनी चाहिए। 10 घंटे में हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, अगर कहीं ना कहीं ये किसके ऊपर क्वेश्चन है, विजन के ऊपर क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट वाली लाइन आप लोग लिख दोगे, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा उसके बाद। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया 70% का सेल का गिरना, ये भी क्लियर है। उसके बाद ये फंक्शनल मैनेजर वाला सिंपल क्वेश्चन था, सेल्स डिपार्टमेंट को लुक करता है वो। चलो ये भी हो जाएगा, वो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना, कौन सा वाला सर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल है वैसे, क्या इसके अंदर ये आता है, रोल ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। बड़े बड़े लोगों का क्या रोल होता है, वही मिशन, मिशन में जाना, कौन से बिजनेस के अंदर हम स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना, लीडरशिप इंप्लीमेंट के ऊपर ध्यान देना कि कौन फोर्सी करेगा उसको, ठीक है ना। सारी की सारी स्ट्रेटेजीज बनाना लिख दोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंस के ऊपर काफी क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंस पे फोकस करना। एलडीआर मैंने जो मार्क करा दिया इसका मतलब मैंने करा दिया होगा। ये कमल स्वीट्स वाला भी एलडीआर मार्क करके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, उसके बाद सर ये वाला क्वेश्चन कौन सा था जो मैंने लिखा पर मैंने नहीं कराया तुम लोगों को। एक ये वाला क्वेश्चन था, क्या सर व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, वही वाला जो हमने पहले ही पढ़ा था। स्ट्रेटेजिक डिसीजन अलग से डिसीजन से कैसे अलग होते हैं, वही वाली कहानी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिलता जुलता है, कभी पेपर में नहीं आया वैसे ये। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, व्हाट टास्क आर परफॉर्म बाय द स्ट्रेटेजिक मैनेजर। तो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं स्ट्रेटेजिक में, स्ट्रेटेजिक प्लानर अलग था, ठीक है ना, की एरियाज
वो 7 ऑब्जेक्टिव्स वो मत लिखाना यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान से। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल अकम्प्लिशमेंट के लिए किए जाते हैं, और ये डे टू डे से थोड़े से अलग होते हैं, स्ट्रेटेजिक इन द नेचर होते हैं, ठीक है। प्राइमरी टास्क क्या होता है? डिजाइन एंड एग्जीक्यूट करना कंपनी की स्ट्रेटेजीज को। पर्पस के लिए क्या है? देखो यहाँ पे सिंपल सा पर्पस याद रखना है। तो स्ट्रेटेजिक जो है, मतलब बिजनेस, कहीं ना कहीं जो हमारा क्या होगा, जो हमारा बिजनेस है, जो बिजनेस के क्या करते हैं, बिजनेस में हम जो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फोकस किस होता है? स्ट्रेटेजी किसके लिए बनाते हैं? बिजनेस के लिए फॉर्मुलेट करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटेजीज। इतना वर्ड याद रखना है, बस इतना। तो पूरा क्वेश्चन किसके अंदर? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या याद रखना है? कि हम जो बिजनेस के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट करते हैं। किसको? स्ट्रेटेजीज को। और उसका आगे क्या लगा देना है? MRL। उसको हम क्या करते हैं? MRL मतलब मिशन एंड गोल्स। उसके बाद आर से क्या होता है? एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, और एल से क्या होता है? प्रोवाइड करते हैं लीडरशिप को। तो बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल वाली बात ही कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मतलब कौन कौन से बड़े बड़े वाले किसके लिए होते हैं? मिशन एंड बिजनेस के लिए होते हैं। कौन से बिजनेस में हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जल्दी से बता दो, झूठ मत बोलना, यहाँ से कुछ अलग तो है नहीं। कॉर्पोरेट लेवल के रोल्स ही हैं इसके अंदर भी, ठीक है ना। यही वाले पॉइंट हमने पढ़े भी, इस बिजनेस में आप हो, ये सारी लीडरशिप, यही वाले पॉइंट यहाँ पे लिखो। तो क्लियरली लिख लो, क्या अलग से याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इसको मारो कांटा, सिंपल सी बात है। क्या ये कॉर्पोरेट लेवल के रोल्स आ गए? क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल लेता है, और कौन लेगा सर? ठीक है जी, ये रिएक्टिव स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, 3 लेवल्स हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सर, ये मिशन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आपने कवर करा दिया। ये 7 ऑब्जेक्टिव वाला तो हमने टेढ़ा सा कवर करा दिया, 2 मेन याद रखने हैं, 5 अपने आप बन जाएंगे। फिर हमने ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन भी कवर कर लिया। फिर उसके बाद ये टॉप लेवल वाले क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब ये जो केस स्टडी से पहचानना इजीली पता चल जाता है। यूजली फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो आप लोग कर लोगे। और उसके बाद इनके रोल्स आ गए, ये रोल्स बार बार रिपीट हुए हैं, तो एक बार जरूर देख लेना कोई भी एक क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कह रहा है डिसीजन टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स लार्ज कमिटमेंट्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है, तो ऑब्वियसली टॉप लेवल वाला कर रहा होगा। ठीक है सर। और तो सर आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट नहीं छोड़ा मैंने, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स के मीनिंग क्या है? सिंपल क्वेश्चन था। मेजर कंपोनेंट्स हमने देख लिए हैं। मेजर कंपोनेंट्स वाले पे भी मार्क कर लेना LDR। वैसे तो आपके नोट्स में ही है, तो आप वहाँ तो छोड़ोगे नहीं। ABC फार्मास्यूटिकल कंपनी देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, विजन के बारे में बात कर रहा है प्रॉपर, और मिशन के बारे में बात कर रहा है। मैंने इसका बड़ा क्वेश्चन करा दिया था, इसलिए ये वाला नहीं कराया, पहले ये भी सिलेक्ट किया था। सिंपल है, विजन के वही बारे में जो विजन हमने बताया था कैसे डिफाइन करना है, वही डिफाइन यहाँ पे करना है। फिर वही मिशन को कैसे डिफाइन करना है, वही डिफाइन यहाँ पे करना है। फिर ABC ने कहाँ पे विजन के 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये क्वेश्चन के अंदर से ही पॉइंट मिलेंगे, बाहर से नहीं लिखे हुए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो वेलबींग के लिए काम करना चाहते हैं, सस्टेनेबल मेडिसिन लाना चाहते हैं, और एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करना चाहते हैं। तो ये 3 हमारे मिशन की बातें हो गई, क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कैसे डिफर होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये वाला भी वही है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन डिफर मतलब कॉर्पोरेट लेवल के रोल्स, भूलना नहीं है। ठीक है सर। एक ये अलबेला वाला क्वेश्चन था, ये कब आया था? जुलाई 2021 के अंदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या वो कहता है कि अलबेला जो है वो कहीं ना कहीं इनोवेटिव अप्रोच पे काम करना चाहता है। इनोवेटिव अप्रोच वाला मतलब कौन हो गया? इनोवेटिव कहाँ आती है? प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के अंदर। बहुत बढ़िया। ऑन द अदर एंड बी क्या है? स्लो इन रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंज, ये थोड़ा स्लो है, ठीक है जी। रिलायंस सेंसिटिविटी, अल्बेला फूड्स इमीडिएटली चॉकड आउट इट्स पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी। तो कहीं ना कहीं वो कह रहा है कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया, और जैसे ही वो हुआ तो उसने अपनी पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजीज को बना लिया। अल्बेला मतलब पूरा का पूरा तंदुरुस्त है, पहले से प्लान करके चलता है कि मुझे कैसे इनिशिएटिव लेता है। कॉन्टेक्टलेस डाइनिंग करूंगा, कि भाई कॉन्टैक्ट ही नहीं होना चाहिए, वैसे कुछ करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा, ऑनलाइन फूड के अंदर आ जाऊंगा मैं। मतलब उसने देखा कोविड-19 आ रहा है, तो उसके अंदर उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढी और वैसे काम कर रहा है। तो ये कौन सी होगी? प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो यही बताना है कि अलबेला प्रोएक्टिव वाला बंदा था, जो प्लान से काम कर रहा था, और फिर उसकी बात करेगा दूसरे की, तो वो रिएक्टिव वाला बंदा था जिसने बाद में अडेप्ट करा और चेंज करा। यही वाली बात कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कह रहा है जस्ट बी फूड्स आल्सो थिंग्स टू इंट्रोड्यूस दिस मेजर। वो कह रहा है उन्होंने बाद में इनको देखते हुए सोचा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने किसी को देख के करा, तो मतलब वो रिएक्टिवली काम कर रहे हैं। तो उसने पूछा कौन सी बेटर होती है, तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी हमेशा बेटर होती है। ठीक है सर। ठीक है सर। ऑर्गेनाइजेशन के मिशन आगे कैसे मिशन बढ़िया होता है, ये वाला क्वेश्चन था। वो मिशन क्या होता है, और कंसिडरेशन आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ गुड मिशन स्टेटमेंट। LDR मार्क करेंगे इसको भी। वही वाले पॉइंट, यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, वो हाउ डू वाला जो चार्ट बना हुआ है मेरा मिशन वाला पूरा का पूरा, वही सारे यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस आ गया, रिसोर्सेज आ गया, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, फोकल पॉइंट होना चाहिए, और कॉस्ट टाइम वर्क स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए आपको। ये सारे पॉइंट्स आ गए, कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट। ठीक है सर, ये वाला करा दिया आपने, करा दिया करा दिया करा दिया। ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाला, ये प्लानिंग वाला चैप्टर 5 के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। डरना नहीं है, छोड़ देना इसको यहाँ पे, पढ़ना भी मत। और ये वाला भी 30 और 31 किसका? ये मैट्रिक्स रिलेशन यहाँ पे आता है, मैट्रिक्स। लेकिन जो ये एडवांटेजेस वगैरह है ना, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स, ये वहाँ के हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक मिशन से रिलेट करना चाहता था, इसलिए इसने यहाँ डाल दिया, यहाँ का क्वेश्चन ये है नहीं। ठीक है, वायरन वाला हमने कर लिया, सारे कर लिए वैसे हमने, इसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं था। बिल्कुल जी। 39 तक आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे। चलिए जी। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ भी ऐसा छोड़ा है कि अब आप लोगों को किसी भी चीज में, किसी भी एरिया के अंदर ऐसा लगे कि हमारा कुछ भी मिस हुआ है।
आई ट्राइड माई बेस्ट टू मैंने कवर करने की आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 विद ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द आंसर्स, जैसे आंसर को बनाना है, जैसे आंसर को लिखना है, सारे पॉइंट्स। प्लीज आप एक बार मेरी वीडियो के अंदर पॉज कर करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, 1 2 3 4 मार्क कर लेना कि कैसे डिफाइन करना है, या फिर एक और काम कहूंगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, क्या जैसे मैंने 1 2 3 4 पॉइंट बताए हैं वैसे कहीं पे लिख लेना उसको कि डेफिनेशन कैसे बन रही है, ताकि आप पेपर के लिए रेडी हो जाए, या फिर क्वेश्चन बैंक साथ में खोल लेना और 1 2 3 4 उस पर मार्क कर लेना, ताकि आप पेपर में पढ़ते हुए आपको याद रहे। इतनी सी बात बस, और आप लोगों का पूरा चैप्टर 1 तैयार है। 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने जितनी ये वीडियो अच्छे से लगा ली और क्वेश्चंस देख ली एक बारी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई और आपको लगा कि मैंने मेहनत करी है तो प्लीज एक लाइक ड्रॉप कर देना या कमेंट में डाल देना, एनीथिंग यू नीड फॉर जनवरी 26 अटेम्प्ट या मई अटेम्प्ट के लिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर द हेल्प। प्लीज कमेंट डाउन, ताकि मुझे पता चले जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतना जल्दी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली रियली विश कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ो कि चाहे जितनी भी आप मेहनत करें, आपका एंड में जो रिजल्ट आएगा ना, वो आपका आएगा कि आप सीए फाइनल में पहुंच चुके हैं। ये मेरी हमेशा हमेशा क्या रहेगी, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स रहेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द सेकंड चैप्टर वेरी सून।